आज जो हम पढ़ने वाले हैं कुछ हद तक आपकी लाइफ चेंज करने वाला है, क्योंकि आज दोनों चीज एमेनोरिया, रिपेयर एंड रीजनरेशन एज वेल एज नेक्रोसिस, मैं तीनों चीज बताने वाला हूं। अगर तीनों चीज समझ गए आप लोग, आप मान लीजिएगा 412 डिसीज आर कलेक्ट इन योर wrist, आपके wrist जॉइंट के अंदर वो कलेक्ट कर सकते हो। आप किसी को भी बोलोगे आ जाओ, आपके हैंड रीजन में, आपके मुट्ठी में आ जाएगी। दोस्तों कैसे आ जाएगी, आप खुद इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब आप किसी फीमेल की बात करते हो, आप में से कई लोगों ने मुझे पर्सनली, कई लेडी डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि सर आप कुछ ऐसा बताइए कि जो एक गर्भ निरोधक जैसा काम करे। C1RE अगर आप D2 में देते हैं या फिर D3 में देते हैं, 5-5 पिल्स एक कप गुनगुने पानी में घोलकर 3 टाइम अगर लेडीज लेती रहे, कंटिन्यू लेती रहे, उसमें प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस 95% रिड्यूस हो जाते हैं। 95%, ठीक है। ये हमने प्रैक्टिकल किया है, अभी किसी से सीखा था। हम बोल रहे डायरेक्टली किसी से सीखा था, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया था। हमने किसी से सीखा, उसको समझा, उसके बाद उसका पूरा डिटेल स्टडी किया कि क्यों, कहाँ, कैसे काम करेगा। आज एमेनोरिया में आपको पता लगेगा। और ये C1RE इसीलिए एबॉर्शन भी करा देता है, याद रखना आप। यही C1RE अगर आपने किसी प्रेग्नेंट लेडीज को दे दिया तो एबॉर्शन हो जाएगा, याद रखिएगा आप इस बात को। C1RE को यदि मोर पॉजिटिव करके आप फ्रीक्वेंटली चला देते हैं, हर 1.5 घंटे में, आप मान के चलिए आप 2 से 3 दिन डोज देने पर एबॉर्शन भी करा सकते हैं। लेकिन ये पाप न करिएगा दोस्तों, ठीक है। एमेनोरिया की बात करते हैं दोस्तों। एमेनोरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब महिलाओं में कई बार, आपको पता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ठीक है। लगातार अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसकी मेडिसिन है S2, C10, A3, L1, F1, WE-RE। ये WE-RE ऑप्शनल है, तो में से एक लेना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ज्यादातर WE लिया जाता है, लेकिन RE का भी इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त होता है। जैसे C1RE से अबॉर्शन हो जाता है, वैसे जब इसको सेकेंड डायल्यूशन में देते हो आप, ठीक है, इस सेकेंड डायल्यूशन में देने पर सारे हार्मोन्स को बैलेंस कर देता है। और अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस हो गए तो आप मान के चलिएगा मैक्सिमम कैरेक्टर जो गॉड ने हमें दिया है वो बैलेंस होकर काम करने लग जाएगा दोस्तों। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे काम कराना चाहते हैं दोस्तों। तो एमेनेरिया एक मेडिकल टर्म है, ठीक है, जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड के एब्सेंस के बारे में या तो एक परमानेंट एब्सेंट हो जाए या फिर टेम्परेरी बेसिस को दर्शाता है, ठीक है। परमानेंट, जैसे आप किसी लेडीज को देखो, एक बार मेंसेस आया, उसके बाद सालों मेंसेस नहीं आया, ठीक है, तो वो परमानेंट के लेवल पर आ रहा है। लेकिन फिर अचानक आना शुरू हो गया तो वो टेम्परेरी के लेवल पर हो गया। या रिकरेंटली आप देखो, हमारे यहाँ महिलाओं को मैक्सिमम 28 डेज में साइकिल आना चाहिए, 26 to 28 डेज में, ठीक है। लेकिन क्या होता है, 35 दिन में आ रही, 40 दिन में आ रही, आ भी रही है तो कम आ रही, बहुत कम, न के बराबर आ रही। ये एमेनोरिया कहलाता है दोस्तों। तो एमेनोरिया को हम प्राइमरी या सेकेंडरी के रूप में क्लासिफाइड करेंगे। और प्राइमरी या सेकेंडरी का मतलब क्या, प्राइमरी मतलब खुद यूट्रस के लेवल पर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो प्राइमरी स्टेटस। अगर उससे रिलेटेड कोई दूसरे गायनिक ऑर्गन के हार्मोन्स के कारण अगर वहां पर डेवलप हो रहा है तो सेकेंडरी, यानी अदर देन यूट्रस, ठीक है। याद रखिएगा, प्राइमरी एमेनोरिया में मेंस्ट्रुएशन पीरियड 16 ईयर के एज में शुरू हो जाता है दोस्तों, ठीक है। आजकल तो 12 ईयर्स में ही शुरू हो जाता है, ठीक है, उसको हम प्राइमरी कहते हैं। लेकिन दोस्तों जब 60 ईयर की एज में भी शुरू नहीं हो किसी को, ठीक है, 16 ईयर की एज में भी अगर किसी को शुरू ना हो, आप मान लीजिएगा वो प्राइमरी एमेनोरिया के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन सेकेंडरी एमेनोरिया में, यानी मेंस्ट्रुएशन तक, आप जब देख रहे हो कि मेंस्ट्रुएशन वहां पर उस लेडीज को होता था, कंटिन्यू होता था, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति उसके शरीर में डेवलप हो गई, 3 महीने तक कंजिक्यूटिवली लगातार यदि उसको मेंसेस नहीं आता है, और लगभग लगभग कई महिलाओं को 6 महीने तक नहीं आता है दोस्तों, तो उस कंडीशन को हम एमेनोरिया कहते हैं। ऐसी वुमेन में जिसको पहले मेंस्ट्रुएशन रेगुलर आती थी, लेकिन किसी कारणवश, मान लो उसके घर में कोई शॉक हो गया, मान लो कोई किसी की बहुत ही चहेते व्यक्ति की डेथ हो गई, या किसी भी लेवल पर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस आया, डिप्रेशन आया, एंजाइटी आया, हार्मोनल इम्बेलेंस हो गया,
और हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण दोस्तों वहां पर जो मेंसेस के लिए हार्मोन है एफएसएच, एलएच, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिड्यूस ही नहीं हुआ, मतलब रिलीज ही नहीं हुआ। और जब रिलीज ही नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या वो आपकी ओवरी को वहां पर जाकर स्टिमुलेट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। अब जब ओवरी को स्टिमुलेट नहीं करेगा तो ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन हो पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब जब वहां से पिट्यूटरी से हार्मोन नहीं आ रहा, ग्रोथ हार्मोन नहीं आ रहा, एफएसएच नहीं आ रहा, एलएच नहीं आ रहा, आपकी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन ओवरी पे नहीं हो रहा, तो क्या मेंसेस होगा? मेंसेस रिड्यूस हो जाएगा। और यही कारण है स्किप हो जाता है, और स्किप हो जाएगा तो 3 से 6 महीने तक। अब आप मुझे बताइए आपको काम कहाँ करना, इसका पूरा डिटेल हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3rd सेम में या 4th सेम में हम पढ़ेंगे दोस्तों। टेंशन लेना नहीं, बहुत डिटेल बताऊंगा। ऐसे जादू जैसे काम हो रहे हैं हमारे फ्रेंड्स लोगों ने, जो कलीग्स है, जादू जैसे काम कर रहे हैं, वही काम आपको भी करना है दोस्तों। तो जब 3 से 6 महीने तक अगर वहां पर मेंसेस एब्सेंट होता है, तो वुमेन में जिसको पहले मेंस्ट्रुएशन रेगुलर आता था लेकिन अभी एब्सेंस हो गया, ये कहलाता है एमेनोरिया दोस्तों। अगर आप एमेनोरिया को डीपली समझना चाहते हैं, महिलाएं जितनी भी डॉक्टर्स हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, ये 1 नंबर का प्रोटोकॉल। पहले आप पहले वाला दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, रिलैक्स कर दो। लेकिन आरी वाला कई बार ऐसा होता है, एनीमिक कंडीशन होती है बहुत ज्यादा, और एनीमिक कंडीशन में क्या होगा, आपको बहुत तेजी के साथ सर्कुलेशन बढ़ाने की जरूरत होगी। आप जब सर्कुलेशन बढ़ाओगे तो आपको S1C1 A1 F1 आरी आपको देना पड़ेगा, और जैसे ही दोगे ना, वैसे ही कुछ घंटों के अंदर ही, 24 से 48 घंटों के अंदर ही मेंसेस आ जाता है। ठीक है, और जब आपको याद रखना, ऐसी कंडीशन में हमेशा हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ाना है। मैंने यहाँ इंडिकेट नहीं किया, मैंने इसलिए नहीं किया, आपको लास्ट में बताऊंगा। आप लोगों के माइंड में अभी छोड़ रहा हूं क्वेश्चन, ऐसी कौन सी 2 मेडिसिन है जिसकी ग्लोबुल्स देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है? माइंड इट कीजिएगा, अपने माइंड में रखिएगा, इस प्रोटोकॉल में दोनों मेडिसिन नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। जब कभी भी आप कॉजेस के लेवल पर जाओगे, ठीक है, कई बार देखा जाता है कि कारण कहीं और निकल के आता है। हम लोग एक ही प्रोटोकॉल को बस लॉकडाउन कर देते हैं, उसने कहा था यार मेंसेस आ जाएगा, उससे पूछा, आपने लगा दिया। ठीक है, लेकिन दोस्तों याद रखना, यहाँ पर लॉकडाउन कुछ नहीं होता है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोलॉजी, वहां पर लॉकडाउन आपको करना पड़ेगा। यानी एमेनोरिया के कई कारण होते हैं, उनमें से वुमेन जो अपनी जिंदगी के नॉर्मल रूटीन में नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन जिसको आता था, अगर उसकी रूटीन में थोड़ा सा चेंज आ गया, डेफिनेटली उसके बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, और जब बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो फिजियोलॉजी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, और उसी के कारण पैथोलॉजी आएगी दोस्तों। यानी जब भी लेडीज में कोई भी मेडिकेशन किया जाता है, तो ज्यादातर मेडिसिन लेडीज के हार्मोन को इम्बेलेंस कर देती है। ठीक है, भले ही वहां लेबोरेटरी में कितनी भी टेस्ट कराओगे, सब नॉर्मल आएगा हार्मोन लेवल, क्योंकि वो इर्रेगुलर होता है। ठीक है, रेगुलरली इरेगुलर होता है, ये दोनों कंडीशन वहां आपको देखने को मिलेगी। यानी नॉर्मल हार्मोन है लेकिन वह इरेगुलर रूप से उपयोगी नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा, जितनी भी लेडीज को मेडिकेशन की जाती है, आपका सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए, लेडीज जब आपके पास आती है, भाई कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे हो आप? अगर ले रहे हो तो बताओ कौन सी ले रहे हो, कोई हार्मोनल मेडिसिन तो नहीं है? और वो मेडिसिन मॉडर्न साइंस की कहीं आपके इंडोक्राइन ग्लैंड को, खासतौर से पिट्यूटरी और आपके ओवरीज के लेवल को अफेक्ट तो नहीं कर रही है? अगर कर रही है, डेफिनेटली चांसेस होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के। इसीलिए किसी मेडिकल प्रॉब्लम का कोई साइन तो नहीं है आपको, यानी आपको पीढ़ी दर पीढ़ी, आपकी माँ को, मासी को, आपकी दादी को इसी प्रकार का सिम्टम्स आते थे क्या? अगर आते थे तो याद रखिएगा ये हेरिडिटरी लेवल पर आ गया। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पर वेन 1 ऑब्लिकली दिया है। ठीक है, यदि हेरिडिटरी होता है, आरी वाले में वेन 1 आपको ऐड करना ही करना है। अगर कर दिया, रिजल्ट देख लीजिएगा आप दोस्तों। ठीक है, इसीलिए प्राइमरी एमेनोरिया जो होता है, अगर 12 साल में अगर किसी को मेंसेस आ जाता, खुशी की बात है दोस्तों, खुशी मनाइए आप। ठीक है, 12 से 14 साल में कि लेडीज का यूट्रस नॉर्मल होगा, उसका डेवलपमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो नॉर्मली मेंसेस करती चली जाएगी। जैसे जैसे मेंसेस करेगी, यूट्रस डेवलप होता चला जाएगा। हमारे सीनियर डॉक्टर सारे जानते हैं कि कैसे वहां पर यूट्रस का डेवलपमेंट होता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा, जब कभी भी प्राइमरी एमेनोरिया होता है, 16 ईयर की एज में मेंसेस नहीं आ पाता है, भले ही बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ हो दोस्तों, भले ही उसमें नॉर्मल ग्रोथ होती है, साथ ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी नॉर्मल, यानी प्राइमरी ग्रोथ भी नॉर्मल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी नॉर्मल है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है,
प्यूबिक रीजन में हेयर आ रहे हैं, बगल में हेयर आ रहे हैं, एज देखिए आप, एक्सिलरी रीजन में हेयर आ रहे हैं, पूरी बॉडी पे हेयर आ रहे हैं, ठीक है, हल्के हल्के मूंछों के लेवल पर, हल्के हल्के दाढ़ी के लेवल पर बाल आ रहे हैं, रोए आ रहे हैं, रोम्स आ रहे हैं, ठीक है। यही नहीं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जब डेवलप होता है, वॉइस चेंज हो जाता है, ठीक है, उसकी हाइट का लेवल चेंज हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, यही मेन कारण है, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो याद रखिएगा, यही हार्मोनल इम्बैलेंस वाला उन लोगों में भी प्रोटोकॉल देना है जिनकी हाइट रिड्यूस हो जाती है। यानी जितनी भी महिलाएं हैं 15 या 16 पे ईयर पे आकर उनकी हाइट बढ़ना बहुत तेजी से रिड्यूस हो जाती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी रीजन, बिकॉज ऑफ डिलीवरी रीजन, ठीक है। उसकी जो पैल्विक बोन होती है, वो पैल्विक बोन मोटी होती है, थाई की बोन बहुत ज्यादा मोटी होना शुरू होती है, लंबाई में नहीं बढ़ती। यही कारण है। ग्रोथ हार्मोन जो होता है, उसकी पूरी बॉडी को जल्दी से बोन के लेवल को, एपिफाइसिस को बाउंड कर देता है, ठीक है, उसको तेजी के साथ में फिक्स कर देता है। दैट इज द रीजन। और ये रीजन इसलिए होता है कि प्रेगनेंसी के लेवल पर वहां पर उसको थाई के रीजन पर बहुत ज्यादा प्रेशर इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी, और इसी कारण से उसकी थाई रीजन की जो बोन्स होती है वो उसकी थिकनेस में बढ़ जाती है बजाय लंबाई के। इसीलिए जब कभी भी कोई पेशेंट अगर आपके पास आता है, गारंटी नहीं लेना कि इस समय हाइट बढ़ेगी, ठीक है। फिर भी हमारा जो प्रोटोकॉल है सटीक काम करता है, मैक्सिमम 1 गिलास हाइट आप बढ़ा सकते हो, इससे ज्यादा की गारंटी नहीं लेना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी कभी ये एक फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और पैथोलॉजिकल बैकग्राउंड के आधार पर बता रहा हूं, कई बार इसका अपवाद भी मिलता है। जिस महिलाओं में हार्मोन्स का सीक्रेशन बहुत ज्यादा होता है, खासतौर से पिट्यूटरी ग्लैंड का, उन लोगों में बहुत जल्दी हाइट बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है। आप देखो कई महिलाएं 6 फुट 7 फुट 8 फुट तक पहुंच जाती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है वहां पर उसकी बॉडी में किस प्रकार का कंडीशंस है। अभी कई बार आप लोग अपने घर की महिलाओं को, बच्चियों को देखिए, खाने पीने में बड़ी गड़बड़ होती है, ठीक है, खाना पीना टाइम पे नहीं करना, ठीक है, न्यूट्रिशन टाइम पे नहीं लेना। अब इस समय क्या होता है, आप छाछ दे दो, खटाई दे दो, लेडीजों को मस्त खटाई पसंद होती है, लेकिन याद रखिएगा वही वहां पर डिफेक्टिव होती है इस कंडीशंस में, ठीक है। इसीलिए वहां पर जब भी न्यूट्रिशन चाहिए, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, वो होता है आपका मल्टीविटामिन, आयरन, कॉपर, कैल्शियम, ठीक है, और साथ में जितना भी हो सके कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उस समय। लेकिन उसका भी एक कैलोरिक वैल्यू होता है, उसी कैलोरिक वैल्यू के अकॉर्डिंग वहां पर जब देंगे तब वहां पर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, आज के समय में हिंदुस्तान में 12 से 13 साल की एक एवरेज एज देखा जा रहा है दोस्तों। एक फीमेल डॉक्टर हमारे परिवार में है, उनसे हम जब चर्चा करते हैं तो वो यही कहते हैं कि आजकल तो 9-9 साल की बच्चियां कभी कभी एमसी में आ जाती है, लेकिन बहुत उनको प्रॉब्लम होती है। ऐसी महिलाएं प्रोन हो जाती है कैंसर, ट्यूमर जैसी कंडीशंस के लिए। याद रखिएगा, जिन लेडीज को बिफोर मेंसेस आ रहा है, पल्सिटिला निग्रिकेंस इज द बेस्ट मेडिसिन टू कंट्रोल ऑल हार्मोनल प्रॉब्लम्स ऑफ देयर। A3, correct? A3 is a beautiful medicine to cure all type of diseases of female generated organ। याद रखिएगा मेरी इस बात को, हमेशा याद रखिएगा। A3, अब आपको पता है कि सेंग्वाइन में कौन सी इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट करती है? फटाफट आपके माइंड में आना चाहिए कि सैंगवाइन में तो ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का काम है। दिस टू रेमेडीज गिवन ऑलमोस्ट ऑल लेडीज टू D3 और D4 ग्लोबल्स। A3B को आप जब भी किसी महिलाओं को ग्लोबल्स के रूप में देंगे, आप सोच लीजिए इतने क्विक काम होगा, इतनी तेजी के साथ, क्योंकि पल्सेटिला में लेडीज का पूरा बिहेवियर होता है और A3 में मौजूद है, ठीक है। इसी को हम B के साथ जो कॉम्प्रोमाइज करके देंगे, यानी उनको मिक्सअप करके देंगे, आप देखिएगा पूरी बॉडी में हार्ट, ब्लड और ब्लड सर्कुलेशन, स्पेशली कैपिलरीज, यानी यूट्रस लेवल, हार्ट लेवल, पूरी बॉडी के पेरिफेरल लेवल, आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स के लेवल पर है, बहुत ही ब्रिलियंटली रिजल्ट वहां पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसीलिए गैलेक्सी M12, सर आप प्लीज, आप मूवमेंट कर रहे हो, आप आपका वीडियो बंद कीजिए ना, आप मूवमेंट कर रहे हो मेरी आंखों के सामने, आप वीडियो बंद कीजिए प्लीज। जब प्यूबर्टी के ऑनसेट होती है दोस्तों, तो याद रखिएगा मेंसेस नहीं आता, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जब मैं कभी भी प्यूबर्टी का ऑनसेट नहीं आएगा, मेंसेस नहीं आएगा, याद रखिएगा दोस्तों, क्या ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा? बिल्कुल नहीं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट अपसेंट हो जाता है। सर आप ही को बोल रहा हूं, आप मुझे घूर रहे हो, अब वीडियो क्लोज कीजिए प्लीज, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उसके ऑर्गन डेवलप नहीं होते। कई बार आप देखते हो यूट्रस एट्रोफिड है, क्या करोगे आप? क्या डेवलपमेंट कर सकते हो?
ठीक है, ये वो कंडीशन होती है टेक्निकली जब आपको वहां पर दोस्तों हर चीज का उपयोग करने की जरूरत होती है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट अपसेंट होता है जो प्राइमरी एमेनोरिया की शुरुआत को पेश कर देता है, ठीक है, और यही कारण है वहां पर फिर डेवलपमेंट नहीं होता। मैं यहाँ पर आपको ये 4 प्रोटोकॉल में पूरा यूट्रस के डेवलपमेंट से लगाकर हर प्रकार की चीजों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप कैसे प्रोटोकॉल चलाएंगे। तो क्या पर दोबारा नहीं पूछना आप लोग क्या करते हो, मुझे बड़ा बुरा लगता है, लेकिन मैं क्लियरली बोलने वाला व्यक्ति हूँ दोस्तों, कड़वा पाटीदार, और जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। आप में से कई लोग इतने ज्ञानवान होते हैं, केवल एक लेबोरेटरी रिपोर्ट डाल देते हैं, सर आप बताओ, आप आपको जिम्मेदारी है, मैंने आपको फीस दी है, आप बताइए कि इसमें क्या प्रोटोकॉल दें। मैं इतना बड़ा अंतर्यामी नहीं हूँ, पेशेंट आपके सामने बैठा है और मैं आंख खोल के देख लूंगा अंतर्यामी जैसे, हाँ इसको ये प्रॉब्लम है। साईं बाबा नहीं हूँ दोस्तों मैं, ठीक है ना, कि मैं आंख के भट्टी में देख लूं आपको। आपको पूरे सिम्टम आना चाहिए, क्या सिम्टम दे रहा है सामने वाला, क्या बता रहा है। आप लोग करते हो लेबोरेटरी रिपोर्ट है सर, रिपोर्ट बता दो, रिजल्ट बता दो, मेडिसिन बता दो। दोस्तों कभी ऐसा नहीं होता और ना कभी करना मेरे साथ, मैं नहीं बताऊंगा। बुरा मानने की जरूरत नहीं, अगर आप में गट्स है तो पहले सिम्टम कलेक्ट करो, क्या तकलीफ है वो तो बताओ मुझे। रिपोर्ट में तो आज से 4 साल पहले की रिपोर्ट बता रहे हो आप, मैं कैसे प्रोटोकॉल बताऊंगा। मेरे को बहुत गुस्सा आता है दोस्तों, मैं फिर कुछ अपशब्द बोल दूं तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं उसका, ठीक है। आप लोगों को ये गट्स आना चाहिए, अगर नहीं आएंगे तो सॉरी दोस्तों, आप मेरे परिवार के लायक नहीं हो, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, जब कभी भी आपको इस प्रकार की कंडीशन नजर आएगी, आपको याद रखना, कई बार क्या होता है ना, प्रेगनेंसी एमोरिया का, जब एमेनोरिया के लेवल पर देखोगे, एक जग जाहिर कारण है दोस्तों, ठीक है, कॉमन कारण है कि भाई वहां पर प्रेगनेंसी हो गई तो मेंसेस स्किप कर जाएगा, पूरे 9 मंथ तक आपको मेंसेस नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है 9 मंथ के बाद में भी 1.5 से 2 साल तक आप देखेंगे नॉर्मल महिला को मेंसेस नहीं आता। क्यों नहीं आ रहा, याद रखिएगा, जब भी कभी सेकेंडरी एमेनोरिया का ये सबसे बड़ा रीजन होता है, अन्य कारण भी है ऐसा नहीं है, लेकिन पहला कारण होता है सेकेंडरी एमेनोरिया का, स्पेशली प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में 9 मंथ तो गया, उसके बाद में भी हार्मोन को बैलेंस होने में, क्योंकि वहां तो बच्चों के लिए प्रोलैक्टिन सिक्रीट हो रहा है, और प्रोलैक्टिन जब सिक्रीट हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो वो ब्रेस्ट को डेवलप कर रहा है। ब्रेस्ट को डेवलप करने के साथ और भी बहुत सारे काम करता है, मैं बताऊंगा आपको, और वो दूध का सिक्रेशन करा रहा। कई बार ऐसा होता है कि वहां पर मिल्क का सिक्रेशन नहीं होता, H2C1 पॉजिटिव, बता रहा हूं। सेकंड नंबर, ब्रिलियंट प्रोटोकॉल है दोस्तों, जो हर लेडीज के लिए बहुत ही रामबाण काम करता है। इसीलिए याद रखिएगा, सेकंड एमेनोरिया प्रेगनेंसी के अलावा बहुत सारे कारण होते हैं, उनके कारण भी अलग अलग रीजन से देखने को मिलता है। आप ओवरीज को ले लो, यूट्रस ले लो, हाइपोथैलेमस की पिट्यूटरी ग्लैंड की कंडीशंस के अकॉर्डिंग देख लो, जो अगर अफेक्ट हो गई किसी और कारण से, तो आप मान कर चलिएगा दोस्तों सेकेंडरी एमेनोरिया डेवलप हो जाएगा। यानी इनके कारण भी होता है, आप ये नहीं कह सकते कि भाई वहां पर कोई रीजन यूट्रस या ओवरी से रिलेटेड था, इनके कारण होगा तो सेकेंडरी एमेनोरिया कहलाएगा दोस्तों, क्योंकि यूट्रस नॉन अदर देन, ठीक है, यूट्रस और ओवरी से नहीं हो रहा, दूसरे पार्ट से हो रहा, इसलिए वो सेकेंडरी कहलाता है। अन्य बहुत सारे कारण है दोस्तों, अगर लेडीज वहां पर कहीं ना कहीं हेरिडिटरी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मिटीज लेकर आई है, या जेनेटिक एब्नॉर्मिटीज लेकर आई है, हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी प्रॉब्लम्स लेकर आई है दोस्तों, एक्सेसिव, कई बार आजकल के महिलाओं को बड़ा शौक चढ़ा है जिम जाने का, ठीक है, एक्सेसिव अगर एक्सरसाइज कर लेती जिम के दौरान, उनके मसल्स पुस्ट होते हैं, तो बताइए कौन सा हार्मोन बढ़ता है, ऑफकोर्स एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है। अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा, और जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन घट जाएगा तो क्या मेंसेस प्रभावित नहीं होगा, डेफिनेटली आप ऐसी महिलाओं में आपको हार्मोनल इम्बैलेंस नजर आएगा दोस्तों। तब पहला फार्मूला C1H1Y इज अ मिरेकल विद A3B ग्लोबल्स, इट इज टोटली मिरेकल फार्मूला उस कंडीशन में, ठीक है। इसीलिए जब कोई एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है, ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें खाने का, भाई आपको पता है महिलाएं ज्यादातर तो किचन में रहती है, केमिकल लोचा होता है, केमिकल लोचा होने के कारण क्या होता है, कई बार वो खाना पसंद नहीं करती, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि उनमें फूड की डेफिशिएंसी हो जाती है, और यही कारण है उनमें ज्यादा मात्रा में फिजिकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। फिर भी इन फैक्टर का अगर एक साथ कॉम्बिनेशन हो गया, या फिर उसका मुख्य कारण आपको देखने को मिलेगा वो है प्रेगनेंसी, ठीक है। इसीलिए अन्य नेचुरल कारणों के साथ प्रेगनेंसी का कारण भी इन्वॉल्व होता है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग, मीनोपॉज भी इसमें सबसे बड़ा कारण होता है। यानी जब परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंसेस हो जाए वो मीनोपॉज कहलाएगा, क्लियर बात है वो तो।
ठीक है। लेकिन अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, बच्चा दूध पी रहा है, तब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन बिल्कुल रिड्यूस रहता है और इसी कारण से मेंसेस स्किप होता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन अगर बनने लग गए तो वहां मान लो मेंसेस आ गया, ठीक है। दैट इज द फैक्ट। और यही कारण है दोस्तों, ऐसे सिम्टम्स जब अब ऐसी महिलाओं को देखोगे तो बहुत सारी कंडीशन आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? आप देखो, अगर मेंसेस स्किप होता है, आप देखो पीसीओडी के लेवल पर चले जाओ, ठीक है। कई महिलाएं, कई लड़कियां आपके पास आती है, साहब देखो मुझे तो पिंपल्स हो रहे हैं। आपने जांच कराया तो पता चला, अब यहाँ पर डॉक्टर क्या गलती करता है, बस सीधा पिंपल्स का ट्रीटमेंट करता है, लेकिन पीसीओडी के लेवल को नहीं देखता, मेंसेस के लेवल को स्किप कर रहा है उसको नहीं देखता, उसी के कारण पिंपल्स आते हैं दोस्तों। एक ने विजाइना में ड्राइनेस, ऐसी महिलाएं बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन फील करती है। अनमैरिड है तो ठीक है, मैरिड लेडीज जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है बहुत ज्यादा उसको सीवियर बर्निंग होती है और वो कभी भी जेंट्स को हाथ नहीं लगाने देती है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है हार्मोनल इम्बैलेंस का। इसी हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ में H2C1RE दे दीजिए, H2C1 या A2RE दे दीजिए, आप देखिए मिरेकल। दैट इज द फार्मूला फॉर गाइनोविट, यानी पूरी गायनिक प्रॉब्लम जो होती है इसी फार्मूले से सेकेंड डायल्यूशन में कंट्रोल हो जाती है। याद रखिएगा इस बात को। इसीलिए दोस्तों, जब कभी भी वेजाइनल ड्राइनेस हो, लगातार इस पीरियड में लेडीज को पिंपल्स आ रहे, महीना नहीं आ रहा, जैसे एमेनोरिया होगा देखो पूरे चेहरे पे, कई महिलाएं बोलती है देखो साहब मेंसेस आते हैं कि मेरे पूरे चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं, और मेंसेस जैसे जाते हैं पिंपल चले जाता है। पल्सिटिला इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन टू कंट्रोल दिस टाइप्स ऑफ डिसीजेस, याद रखिएगा। बट C3, A3, VER1, Y, B, 30 dilation is a miracle dilation for this types of condition। याद रखिएगा, ये प्रैक्टिकल अनुभव है, ठीक है। किसी भी बुक में लिखा हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। Nobody can explain it। केवल आपको हमारी फैमिली में ही समझ में आएगा कि हम लोग प्रैक्टिकल अनुभव ले रहे हैं, और यही कारण है आप सब परफेक्ट हो रहे हो दोस्तों। जब आप वॉइस की डिपेंडिंग देखोगे तो देखो, आप इस समय जब एमेनोरिया का लेवल आएगा ना, आपकी वॉइस बहुत डीपनिंग चली जाएगी, बहुत गहरी वॉइस हो जाएगी आपको। यही कारण है, जब ये कंडीशन वॉइस की डीपनिंग जाएगी आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। एक्सेसिव या ज्यादा मात्रा में अनवांटेड हेयर ग्रोथ होना। अब आप में से कई लोग मुझे पूछते हैं, जब बाद में मुझे बहुत बुरा लगता है दोस्तों, आप लोग समझते ही नहीं किसी को, ये हार्मोनल इम्बैलेंस H2C10 A3 F1WE या L1 F1WE या आपकी RA, जब इसका प्रोटोकॉल यूज करते हो तो अब यहाँ WE का प्रयोग करो और यहाँ पर C1S1Y का प्रयोग करो। याद रखिएगा, जब भी कभी आप हेयर की बात करते हो तो हाइपोथायराइडिज्म में भी ये कंडीशन मिलती है, और यही कंडीशन एमेनोरिया में भी मिलेगी। जब भी कभी आप देखोगे एक्सेसिव या ज्यादा मात्रा में अनवांटेड हेयर आ रहे हैं, भाई एक जेंट्स को अगर हेयर नहीं आए तो चलो हम मानते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, एक लेडीज को मूंछ आ रही है, एक लेडीज को दाढ़ी आ रही है दोस्तों, ये तो बहुत डेंजरस काम है। उसकी ब्यूटी खराब हो जाएगी, उसकी जो एक मतलब एक, कभी भी कोई महिला नहीं सोचेगी कि मुझे हेयर आ जाए, ठीक है। लेकिन आज के समय में टेस्टोस्टेरोन लेवल उस महिला में ज्यादा हो रहा है, क्या करोगे आप? केवल एक सोच सोचिए, एंड्रोजन ज्यादा हो रहा है, हमें क्या करना है? हमें इंडोक्राइन बैलेंस करना है, प्लस C1S1Y का प्रयोग करना है, वो भी सेकेंड डायल्यूशन में, नेगेटिव में भी नहीं, पॉजिटिव में भी नहीं, याद रखना, ठीक है। दैट इज द फैक्टर। जब अनवांटेड हेयर ग्रोथ होती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डेवलप हो रही है, पूरी बॉडी में देखने को मिलती है दोस्तों हमको, इसीलिए अब याद रखिएगा, ऐसी कंडीशन में रिलैक्स करने की जरूरत होती है। किसको? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। कौन से हार्मोन को? ग्रोथ हार्मोन को, FSH को, LH को, लेकिन न्यूट्रल वे में, ऐसा नहीं कि कमी कर दो पूरा, ठीक है। पूरी बॉडी में जब हेयर ग्रोथ आते हैं, स्पेशली अनवांटेड जगह पर अगर आते हैं, आपका प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए? आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए कई बार होता है, ऐसी महिलाओं को आप जब देखोगे ना, जब इस प्रकार का एंडोक्राइन इम्बैलेंस होता है, देखो हेडेक शुरू हो जाता है, बहुत सीवियर हेडेक होता है। विजन में बदलाव देखो आप, कई महिलाएं कहती साहब मुझे चक्कर जैसा लग रहा है, मुझे दिखने में कुछ कभी कभी ब्लर होता है, कभी कभी डबल दिखता है, ठीक है। आप जब टेस्ट कराते हो सब नॉर्मल है, ये क्या है? ये केवल हार्मोन इंपैक्ट है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी का लेवल ब्रेन में डेवलप हो रहा है, डोपामिन, सीरोटोनिन, ये जो कंडीशंस होती है ना, ये उसको कहीं ना कहीं ठीक करता है। यही कारण है दोस्तों, आप कई बार महिलाओं को देखोगे निप्पल में डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, मिल्की निप्पल डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, ठीक है। कब? जब एमेनोरिया हो रहा है, ठीक है। हेयर लॉस होता है, कई बार देखोगे आप
मेंसेस इरेगुलर हुआ, नॉर्मल आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, और जब नॉर्मल कोई चीज को बैलेंस नहीं कर पाओगे, आप देखो हेयर लॉस भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये महिलाओं का कॉमन सिम्टम है। महिलाओं की पूरी शक्ति उनके बालों में होती है। अगर महिला की बॉडी बहुत स्ट्रांग है, उसकी बॉडी में हार्मोनल सारी कंडीशन मेंटेन है एज यूजुअल, उसकी बॉडी में सारा डेवलपमेंट करेक्टली हो रहा है, आप मान के चलिएगा दोस्तों, वहां पर कभी भी हेयर लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो डेफिनेटली वो बोलेगी। और आज की महिलाओं में आपको मैक्सिमम दिखेगा कि हेयर लॉस क्वांटिटी में होता है। ठीक है, नॉर्मल अगर एक महिला को 10 से 12 हेयर निकलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल प्रोसेस है। जब पुराने जाएंगे जब भी तो नए आएंगे, स्ट्रांग तभी तो आएगा। लेकिन क्या होता है, एनीमिया हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, धड़ाधड़ बाल जाएंगे, 30-40 बाल, साहब देखो हाथ लगाया गुच्छे में आ गया। ये क्या है? दैट इज द फैक्ट। आप कुछ मत करिए, ऐसी महिलाओं को S5C4 का WE के साथ में सिंथेसिस सेकेंड डायल्यूशन में डाल के दे दीजिएगा। आप S5C4 WE आप सिंथेसिस सेकेंड डायल्यूशन में डाल के दे दीजिए, आप देखिए कितना सॉलिड रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। इसीलिए जब फेस पर ज्यादा मात्रा में हेयर डेवलप होते हैं, साथ ही पेल्विक पार्ट में भी बहुत ज्यादा हेयर डेवलप होते हैं, आपको कोई दो प्रोटोकॉल देने की जरूरत नहीं है। आपको केवल समझने की जरूरत है कि इसमें हार्मोन्स अप हो रहे हैं, और आपको हार्मोन्स को रिलैक्स करना, डाउन करना। इसलिए रिलैक्स करना मतलब जो भी मेडिसिन आप सिलेक्ट करोगे उसमें वाई जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये फैक्ट है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप अगर सोचते हैं इलेक्ट्रोपैथ एक दिन में, एक महीने में अगर उसका हेयर रिप्लेस कर देगा, तो दोस्तों आप गलत सोचते हैं। मैक्सिमम 6 मंथ चाहिए, 6 मंथ। पूरा कारण निकाल के बाहर निकालना है तो 6 मंथ चाहिए, अकॉर्डिंग टू आपका ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर ड्रॉप प्लस आपका 1 नंबर का प्रोटोकॉल। जब आप ये चलाएंगे तब रिजल्ट मिलेगा। कभी भी आरी भूल के मत दीजिएगा, बहुत तेजी से बाल बढ़ जाएंगे, क्योंकि आरी अर्निका मोंटाना होता है, और अर्निका मोंटाना एक बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है दोस्तों। आरी बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है गंजे लोगों के लिए, याद रखिएगा आप मेरी बात को। ठीक है, तो जब आपके पास ऐसे पेशेंट आ जाते हैं ना, तब क्या करेंगे आप दोस्तों? तब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों कि आप पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, और पेल्विक एग्जामिनेशन के बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ब्रेस्ट और जेनेटल ऑर्गन के एग्जामिनेशन करते हैं, हार्मोन प्रॉब्लम्स को आप देखने की कोशिश करते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट कराएं, ओवरी फंक्शन टेस्ट कराएं, प्रोलैक्टिन टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, USG अल्ट्रासोनोग्राफी कराएं, मेल हार्मोन टेस्ट यानी टेस्टोस्टेरोन टेस्ट, CT स्कैन कराएं या हिस्ट्रोस्कोपी कराएंगे। इतनी सारी टेस्ट, 11 प्रकार के टेस्ट हैं, मैंने तो आज तक नहीं कराई दोस्तों। 1 या 2 केस मेरे पास हैं अपवाद, जिनमें काफी कॉम्प्लिकेशन के बाद में मैंने करवाया था। ठीक है, इसलिए आपको प्रोटोकॉल पे ध्यान देना है, और प्रोटोकॉल ही आपके काम आएगा दोस्तों। जब आप एमेनोरिया के लेवल को ट्रीट करोगे, आपको क्लियर इंडिकेट हो जाएगा कि प्रोटोकॉल हमें क्या देना है दोस्तों। ठीक है, जब आप प्रोटोकॉल देंगे तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि महिला की स्थिति क्या है। क्या महिला एनीमिक है? अगर एनीमिक है तो एनीमिक प्रोटोकॉल दीजिए, सबसे पहले एनीमिया का प्रोटोकॉल दीजिए, उसके बाद ये शुरू कीजिए, यानी जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक। ठीक है, वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा, और वहां पर जब आप यूज करोगे तब रिजल्ट आएगा। और यहाँ पर एमेनोरिया में C1S1Y मिरेकल प्रोटोकॉल है दोस्तों। रोज सोच लीजिए, हमें स्टिमुलेट नहीं करना, लेकिन जब एनीमिक कंडीशन है S1C1A1F1RE D4 में देना पड़ेगा। जब एनीमिक कंडीशन है तब देना। जब हेरिडिटरी कंडीशन इन्वॉल्व है, S1C1A1 WEN1F1RE आपको देना पड़ेगा कंप्लीटली। लेकिन ये प्रोटोकॉल अगर नहीं देना है, और आपको लग रहा है कि नहीं साहब स्ट्रेस डिप्रेशन कुछ ना कुछ इन्वॉल्व है, S1C1Y D4 में देना, मिरेकल रिजल्ट आएगा दोस्तों, मिरेकल, आप सोच नहीं सकते। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि C1S1Y से आपने दिया और रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेडीज बहुत ज्यादा वीक है, उसको टॉनिक की जरूरत है। सेकेंड फार्मूला एक मिरेकल फार्मूला है, जो हर प्रकार की महिला को टोन अप कर देता है। याद रखिएगा, हर महिला को टोन अप कर देता है। अगर आपको टोन करना है, साथ में लेडीज का डेवलपमेंट कराना है। कई बार महिलाएं बोलती है साहब ब्रेस्ट का डेवलप नहीं हो रहा है, एट्रोपिड हो रहा है, यूट्रस एट्रोपिड है, आपको जरूरत नहीं है सोचने की, फर्स्ट और सेकंड फार्मूला दे दीजिए आप। ठीक है, S2A2RE अल्टरनेट देन C1V1G। ठीक है, आप फर्स्ट फार्मूला को भी स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यही फार्मूला पर्याप्त है। S2A2RE, आप प्रोटोकॉल पे जाइए, S2A2RE पूरा ग्लैंडुलर सिक्रेशन बढ़ गया। C1V1G यानी वहां पर जो
यूट्रस लेवल पर, आपके ओवरी के लेवल पर या माइंड पिट्यूटरी ग्लैंड के लेवल पर किसी प्रकार के प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। ठीक है, इसीलिए ये प्रोटोकॉल बहुत बड़ा अमृत है दोस्तों। A3S1RE अल्टरनेट C1L1B, ये वो प्रोटोकॉल है, आप माइंड कीजिए पल्सिटिला को दे रहे हो आप A3S1RE, यानी अगर किसी महिलाओं में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बार बार एनीमिक प्रॉब्लम हो रही है, अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो A3S1RE इज ए मिरेकल, बहुत ही मिरेकल काम करता है दोस्तों। जब आप C1L1B के साथ देंगे तो ये पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा, और स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के बाद कारण कुछ भी रहा हो, सारे कारण को 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद आप फीडबैक लेते चले जाइए, 4 से 6 महीने दे दीजिए, लेडीज को बिल्कुल बोल दीजिए कि आप परफेक्ट हो गए और आपको प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। आप 6 मंथ के प्रोटोकॉल के बाद में उसकी पूरी बॉडी को फुट से लगाकर आपके हेड तक पूरा कंट्रोल कर चुके होंगे, नॉर्मलाइज कर चुके होंगे, 5-10 साल उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वो नॉर्मली आपने जितना डाइजेशन उसको सेट किया, न्यूट्रिशन सेट किया, अगर वो न्यूट्रिशन सेट करती चली जाएगी, आपको प्रॉब्लम देखने की जरूरत नहीं, 100% आपका रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों। दूसरी बात, लास्ट प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा गोल्डन प्रोटोकॉल है, मैंने आज तक कभी भी इसको फेल होते हुए नहीं देखा, आज तक नहीं देखा, इसलिए मैं आपको सीधा बता रहा हूं। S2C1N1RE, ठीक है, S2C1N1RE अल्टरनेट देन C2R1F1YD4, इट्स अ गोल्डन फार्मूला जो आज तक कभी भी फेल नहीं हुआ। ठीक है, जितनी भी महिलाएं जिनको हेयर के आई, कोई भी प्रॉब्लम्स लेकर आया, ये बहुत ब्रिलियंट है, आपके एंडोक्राइन डिसऑर्डर फार्मूले के साथ इसको कंटिन्यू कर दीजिए, आप देखिए मिरेकल। कई लोग बोलते हैं सर ये आपने क्या दे दिया, आपने इतनी बढ़िया चीज सोच के दी है कि ये बहुत ही ब्रिलियंट काम कर रहा है, बस आपको प्रूफ करना है दोस्तों। तो ये मेरा एक छोटा सा डेमो था दोस्तों, अमीनो एसिड के लेवल पर, जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दोस्तों, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, रिपेयर एंड रीजनरेशन। ठीक है, आप रिपेयर और रीजनरेशन देख रहे हो दोस्तों, तो आपको सीधा याद रखना है कि रिपेयर और रीजनरेशन कैसे होता है। ठीक है, अब आप सोचिए कि एक वाउंड को अगर आपको ठीक करना है, एक गैंग्रीन को आपको ठीक करना है, एक एब्सेस को आपको ठीक करना है, किसी ने चाकू मार दिया डीप से लेकर एक्सटर्नल तक आपको ठीक करना है, कैसे करोगे? फिस्टुला हुआ, जैसे सविता मैम का मैंने आपको फीडबैक दिया था, ग्रुप में डाला था, उन्होंने किस रीजन से काम किया और कैसे काम किया, हमने प्रोटोकॉल 2 ही किए, 2 ही प्रोटोकॉल से हमने ठीक करा। क्यों करा? क्योंकि हमें कॉन्फिडेंट था, हमें पता था रिपेयर कराना है या रीजनरेशन, हमने रिपेयर कराया वहां पर, क्योंकि रीजनरेशन इतनी जल्दी नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा, इंजुरी के रिस्पॉन्स के फलस्वरूप बॉडी में रिपेयर अटेम्प्ट होता है दोस्तों। कोई इंजुरी हुई और उस इंजुरी, क्योंकि वो नेचुरली नहीं था, उसको सर्जरी करके उन्होंने बत्ती डालने की कोशिश की थी, लेकिन बत्ती डालना तो दूर है, छोटी सी जगह, वो तो पूरा ही फट गया। ठीक है, और एनस रीजन जब एब्रप्ट हो गया, आदमी बिल्कुल बेड पे, न खाना न पीना, केवल और केवल पानी, केवल और केवल न्यूट्रिशन। ठीक है, लेकिन आज ये स्थिति अमेरिका में शो कर रहा है वो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि रिपेयर का अटेम्प्ट आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, अगर आप रिपेयर वहां करा रहे हो तो क्या कर रहे हो, जितने भी लिविंग टिश्यू है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन को नॉर्मली स्टोर करने का काम कर रहे हो, जो लिविंग टिश्यू के द्वारा ही होगा। ठीक है, यानी किसी जगह पर अगर केवल ब्लड सर्कुलेशन मौजूद है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन से तो मेडिसिन आपकी जाएगी। ठीक है, इसीलिए दोस्तों जब भी कोई लिविंग टिश्यू होगा, जिंदा टिश्यू, डेड टिश्यू होगा तो वहां आप गैंग्रीन है तो आपको पूरा पार्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में जब वहां पर सर्कुलेशन होगा तब रिपेयर आपको होता है। इसीलिए दोस्तों जो लिविंग टिश्यू होता है उसी के द्वारा हीलिंग होती है। इसीलिए कई लोग कहते हैं सर हमको ये तो बताइए कि रिपेयर होगा तो क्या रीजनरेशन होगा, क्या हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑर्गन में रीजनरेशन हो रहा, कौन से ऑर्गन में रिपेयर होगा? आपको क्लियर पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक एमबीबीएस लेवल का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, एक एमबीबीएस भी अगर आपके सामने बैठ जाएगा ना, वो यही कहेगा अरे यार हमको भी इतना अच्छा नहीं बताया, क्योंकि मैं जो कमियां मुझ में देखता हूं आप में भी देखता हूं। मैंने 25 साल में जो अपनी कमियां महसूस की है वो मैं आप में भी, भले आप लोग मेरे से अच्छे क्वालिफाइड हैं, कई लोग हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को देखता हूं, अपनी नेगेटिविटी को देखता हूं कि मैं पॉजिटिव ऐसे हुआ, आपको भी उसी तरह से पॉजिटिव करता हूं। और इसीलिए कहता हूं
प्रैक्टिकल में भी मेन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिकल करोगे आप परफेक्ट हो गए, याद रखिएगा दोस्तों। लेकिन अपनी परिधि को क्रॉस नहीं करना, अपनी परिधि को क्रॉस कर लिया तो फिर आप फेल हो जाओगे दोस्तों, ठीक है। जब रीजनरेशन और रिपेयर की बात आएगी, दोनों में डिफरेंस देखिए आप, ठीक है। आप सबसे पहले, मैंने कल भी डायग्रामेटिक आपको उस दिन बताया था, आपको याद रखना रीजनरेशन क्या होता है, हीलिंग अनडैमेज स्पेशलाइज्ड सेल्स जो सराउंडेड किए रहती है के प्रोलिफरेशन के द्वारा होता है। यानी कोई भी ऑर्गन जहां पर डैमेज हुआ, जैसे ये डैमेज हो गया, ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये अनडैमेज सेल्स हैं, ठीक है, ये अनडैमेज सेल्स हैं जिनमें किसी प्रकार का डैमेज आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। आप केवल इनका प्रोलिफरेशन करा दीजिए, यहां से पूरा डेड है, ये जो डेड टिश्यू है, इनका प्रोलिफरेशन करा दीजिए, तो आपको पता है आपकी स्किन में, जब आप स्किन पढ़ोगे, स्किन में क्लियर समझ में आएगा आपको, कई लेयर्स होती है। जो सबसे नीचे की लेयर होती है वो धीरे धीरे ऊपर आती है, उसके ऊपर की लेयर ऊपर होती चली जाती है, आखिरी में वो एपिडर्मिस के लेयर में डेड सेल्स के रूप में बाहर निकल जाती है। लगातार बाहर निकलते हैं, आपको पता लगता है नहीं। ऐसी बोन में भी होता है, लगातार आपकी बोन बनती और बिगड़ती रहती है, लगातार बोन में से कैल्शियम निकलता रहता है, जिसके कारण ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी अकॉर्डिंगली वहां पर लगातार चलती रहती है। आपको पता होना चाहिए, अगर ऐसा है तभी तो आप हेल्थ स्टेट में मेंटेन हो। पुरानी सेल्स की, आपकी बॉडी में हर सेल की एक आयु है, उस सेल के बाद में, उस आयु के बाद में वो डिजनरेट होकर बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये लगातार की प्रोसेस होती है जो आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी आप याद रखिए, जो सराउंडिंग सेल्स होती है उनके प्रोलिफरेशन को बढ़ा दीजिए। आप देखिए हमने यही तो किया दोस्तों, सराउंडिंग सेल्स को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट कर दिया, और इसी के लिए वहां पर हम उसको रिपेयर करा, सॉरी रीजनरेशन करा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप ओरिजिनल टिश्यू का कंप्लीट रिस्टोरेशन का होना रीजनरेशन कहलाता है। यानी यहाँ पर ये जो इसका प्रोलिफरेशन कराया, यहाँ से ये सेल को वो धीरे धीरे यहाँ से हटाना शुरू कर देगी, और इसकी जगह जब ये प्रोलिफरेट हुई 1 से 2, ये प्रोलिफरेट हुई 1 से 2, ये हुई, ये हुई, ये हुई, ये हुई, ये हुई, आप देखो ल्यूमन सकरा होता जा रहा है। नेक्स्ट टाइम ये फिर से हुई, ये फिर से हुई, ये फिर से हुई, ये फिर से हुई, ये हो गया, ये हो गया रीजनरेशन, ठीक है। ये रीजनरेशन कहलाता है। यानी आप जब वहां पर लिविंग टिश्यू के जो परिधि में नॉन डैमेज सेल्स हैं, उनका आप वहां पर प्रोलिफरेशन करा देते हो, उनको बढ़ा देते हो, और वो वहां पर कंप्लीटली रीजनरेट हो जाए, कंप्लीटली वहां पर उस पूरी प्रोसेस को रीजनरेट कर दे, उस कंडीशन को आप कंप्लीट रिस्टोरेशन कर रहे हो उस टिश्यू को, उसको आप बोल रहे हो रीजनरेशन, ठीक है। आप बहुत जगह रीजनरेट करा सकते हो और बहुत जगह आपको रिपेयर कराना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डैमेज इस कंडीशंस में है कि वहां पर आपको स्कार मिलेगा ही मिलेगा, ग्रेन्युलेशन टिश्यू मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप रीजनरेट नहीं करा सकते हो। बहुत सारी जगह पर रीजनरेशन कराते हैं, बहुत जगह रिपेयर कराते हैं। जैसे जैसे मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि हाँ साहब ये प्रोसेस है, तो डेफिनेटली वहां पर रीजनरेशन होगा, वहां पर रिपेयर होगा, ठीक है। तो रिपेयर कैसे होगा दोस्तों, जहां पर हीलिंग ग्रेन्युलेशन टिश्यू के फॉर्मेशन के द्वारा होता है, वहां पर आपको याद रखिएगा स्कार टिश्यू बनेगा, आपका फाइब्रोसिस डेवलप होगा। जहां पर स्कार टिश्यू बने, जहां पर फाइब्रोसिस हो, मान लीजिए रिपेयर हो रहा, याद रखिएगा इंटरनल जितने ऑर्गन्स होते हैं वहां पर ज्यादातर रीजनरेशन हो जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, याद रखिएगा आप। लेकिन अगर एक्सटर्नल ऑर्गन्स की बात करोगे तो वहां पर तो हवा का भी एक्सपोजर होता है, इन्फेक्शन का डायरेक्ट अटैक होता है, इसीलिए वहां पर जितनी जल्दी हो सके वहां पर बॉडी स्कार टिश्यू का डेवलपमेंट करती है फाइब्रोसिस के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा मैंने आपको बता दिया ये चीज, ग्रेन्युलेशन टिश्यूज डेवलप हो रहे हैं, कई प्रकार के सेल्स है स्कार टिश्यू में, वहां डेड और लाइव बैक्टीरिया भी मौजूद है, आपके डेड और लाइव सेल्स भी मौजूद है। धीरे 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 अंदर से इसी प्रकार से प्रोलिफरेशन होता जाएगा, लेकिन वहां पर एक काला दाग बनेगा, स्कार बनेगा, और स्कार जब निकलेगा अंदर डीपली फाइब्रोसिस हो चुका होगा, कंप्लीटली वहां पर फाइबर्स का निर्माण हो चुके होंगे, जो कलर छोड़ जाएगा, आपकी स्किन से एक अलग हट के कलर छोड़ेगा, जो ये बताएगा यहाँ किसी प्रकार का आपको वाउंड हुआ था, कोई चोट लगी थी, जो रिपेयर के कंडीशन में वहां पर आ रही है, ठीक है। यानी रिपेयर कभी भी आप किसी भी लेवल पर आप देखोगे वहां पर हीलिंग ग्रेन्युलेशन टिश्यू के फॉर्मेशन के द्वारा होगा, और यहाँ पर स्कार टिश्यू या फाइब्रोसिस के कारण ये कंडीशन देखने को मिलती है दोस्तों, आपको क्लियरली इंडिकेशन होना चाहिए, ठीक है। और जब ये क्लियरली इंडिकेट होता है तो आपका पूरा प्रोटोकॉल यहाँ पर जनरेट हो जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है दोनों प्रोसेस समझ में आओगे। नाउ हम इसको डिटेल स्टडी करते हैं कि भाई कहां कहां पर कैसे कैसे जगह पर, कोई उदाहरण बताइए।
उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। जब आप किसी भी जगह पर कोई सेल ले लो, आप हर ऑर्गन्स के लेवल पर जाओगे, उसकी एक स्पेसिफिक सेल होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेरेन्काइमस सेल, ठीक है। पेरेन्काइमस सेल्स की डिवाइडिंग एबिलिटी पर रीजनरेशन डिपेंड करता है कि आपकी जो पेरेन्काइमस सेल्स वो किस रेट से वहां पर डिवाइडेशन हो रही है। अगर वो नॉर्मल डिवाइडेशन हो रही है, आपका प्रोसेस नॉर्मल होगा, ठीक है। इसलिए डिवाइडिंग एबिलिटी रीजनरेशन के लिए डिपेंड करती है दोस्तों, कि आपके पेरेन्काइमस सेल्स को आप जितना, और इसी को हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने इसीलिए आपको स्पेसिफिकली इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों, ऑर्गेनो बूस्टर और गैंग्रीनल फोर्स, जो मैंने आपको दो हथियार ऐसे दे रखे हैं, जो एक तलवार है और एक सीधा गन है। गैंग्रीनल फोर्स सीधा गन है और जो ऑर्गेनो बूस्टर है तलवार है। आप कैसे काम कराना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वही प्रोसेस समझ लीजिए, अगर ये समझ लिया तो ऑर्गेनो बूस्टर समझ जाओगे। जहां जहां C1 काम करती है, वहां अगर स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी नजर आए, C1 को प्रयोग कर लीजिएगा आप। अब C1 अगर D1 D2 D3 में प्रयोग करते हैं ऑर्गेनो बूस्टर का, वो एक्यूट केस। जब आप D4 D5 D6 में काम करते हैं, वो क्रॉनिक केस। D7 D8 D9 में प्रयोग करते हैं, वो डिजनरेटिव डिस्ट्रक्टिव फेस। और D10 में काम करता है, वो हर ऑर्गन के लेवल पर कैंसर पे आप उसका काम कर सकते हो। याद रखना इस बात को। इसीलिए आपको सिंपल सा बता रहा हूं, जो भी टिश्यू के प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होता है, उसको ऑर्डर में मेंटेन करने का काम करता है दोस्तों। यानी ये सेल 16 से 24 घंटे में अपनी सेल साइकिल को कांस्टेंट रेगुलेटरी कंट्रोल करते रहता है। याद रखिएगा, इसी का फिनोमिना का बेनिफिट उठा रहा है मैं रीजनरेशन में। जब आपको पता है कि पेरेन्काइमस सेल्स की डिवाइडिंग एबिलिटी रीजनरेशन को डिपेंड करती है, आपको क्लियरली पता है, और आपको यह भी पता हो गया कि यहाँ पर टिश्यू के प्रॉपर स्ट्रक्चर, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, उस ऑर्डर को मेंटेन करता है। ये सेल 16 से 24 घंटे में अपनी सेल साइकिल को कॉन्स्टेंटली रेगुलेटरी कंट्रोल करते रहते हैं दोस्तों। यानी अपनी सेल साइकिल को लगातार अगर आप एक कांस्टेंट लेवल पर रेगुलेट करते रहेंगे, आप मान के चलिएगा आपका पूरा जितना भी डेवलपमेंट कराना है, रीजनरेशन कराना है, आप करा सकते हो। क्योंकि आप तो उसी फिनोमिना को बूस्ट कर रहे हो। भाई आपने किसान आदमी है, आपने खेत में पौधा लगा दिया, पानी लगा, मतलब बीज लगा दिया, पौधा बना, उसको छोटा छोटा डेवलप हो रहा, आपने टाइम पे पानी देना है, आपने टाइम पे दवाई देना है, आपने टाइम पे न्यूट्रिशन देना है, आपने टाइम पे खाद देना, ठीक है, टाइम टाइम से कर रहे हो। यहीं पर अगर आपने टिश्यू के प्रॉपर ऑर्डर को वहां पर स्ट्रक्चर के लेवल पर आपने मेंटेन कर लिया, तो आप मान के चलिए आपने प्रोसेस का उपयोग किया जो बॉडी करती है, 16 से आपके 24 घंटे में अपनी सेल साइकिल को कांस्टेंट रेगुलेटरी कंट्रोल करती रहती है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, अब आप देखिए मैटी जी का माइंड, ठीक है। मैटी जी ने कहा कि आप इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल प्रयोग कीजिए। होम्योपैथ में एक्सटर्नल को मना करा जाता है कि एक्सटर्नल नहीं लगाना, एक्सटर्नल का उपयोग नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आयुर्वेद और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ लगभग दोनों सेम है, दोनों बोलते हैं कि नहीं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अप्लाई करिए, तभी डिसीज जाएगी। और मैं इसको परफेक्ट मानता हूं दोस्तों। जब आप 16 से 24 घंटे में अपनी सेल साइकिल्स को वहां पर कांस्टेंट रेगुलेटरी कंट्रोल करते रहते हैं, तो फिर तो आपको रिजल्ट फास्ट मिलना चाहिए। दिस इज द फैक्ट। यही फैक्ट है कि आप इंटरनली मेडिसिन दे रहे हो, आप ग्रोथ हार्मोन के बिहाफ पर काम कर रहे हो, यानी हर बॉडी के लेवल को आप डेवलपमेंट लेवल पर ला रहे हो। लेकिन जब आप रेडियो एक्टिव वेव्स को जनरेट करा रहे हो, तो वो तो लाइव टिश्यू में भी होगा, डेड टिश्यू में भी होगा, और पर्टिकुलरली जो आपका सराउंडिंग टिश्यू है वहां पर भी होगा। आप उस रेडियो एक्टिव वेव का एक्सटर्नल अप्लाई कराकर आप तुरंत वहां जागृत कर रहे हो कि भाई डैमेज बहुत बड़ा है, जल्दी से जल्दी सीक्रेट करो। इसीलिए कहते हैं बार बार दिन में 2 से 3 बार आप ड्रेसिंग करो। अब ऐसा नहीं, वॉश करो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन से, आप डब्ल्यू का अप्लाई करा दो, एपीपी का अप्लाई करा दो, ठीक है। आप जब डब्ल्यू और एपीपी कराते हो, बहुत बड़ा फैक्टर होता है। डब्ल्यू और एपीपी एक प्रकार से बहुत बड़ा एंटीसेप्टिक का काम करता है। आप इसी को 200 डाइल्यूशन में एपीपी को दे दो, किसी को चोट लगी वो बंद कर देगा। कोई गिर गया अचानक, किसी का दरवाजे में हाथ आ गया, आप देखो A1 का 1000 और एपीपी 200 कंटिन्यू चला दो, एपीपी 1000 2 या 3 डोज दो, और वहां पर एपीपी 200 जी के साथ में आप चला दो, देखो कितना बेहतर। या गैंग्रीनल फोर्स दे दो और साथ में एपीपी 200 दे दो, ब्लीडिंग बंद, वाउंड रिड्यूस होना शुरू, तुरंत 24 घंटे में डिफरेंस आप देख सकते हो। बिकॉज आपको पता है 16 से 24 घंटे में कंटिन्यू सेल साइकिल कॉन्स्टेंटली रीजनरेट होती है दोस्तों, और वो रीजनरेशन का कंट्रोल भी बॉडी के पास है। आप उस रीजनरेशन की कंडीशन को बढ़ा दो ना, है ना हमारे पास प्रोटोकॉल, कोई बड़ी बात थोड़ी है। D4 को कंप्रेस कर दो, आप एक कपड़े में गीला कर लो और उसको वहां लगा दो, आप देखो कितना बेस्ट रिजल्ट मिलता है।
ठीक है, मैं छोटे छोटे लेवल से सीखता गया दोस्तों। मैंने सबसे पहले स्क्रैच को ठीक करना चालू करा। ठीक है, कभी भी किसी किताब की पढ़ी हुई चीज पे बिलीव नहीं करता मैं, तो कभी कभी बहुत उल्टा हो जाता है, क्योंकि कंडीशन हम मैच नहीं करते उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब वहां पर धीरे धीरे सीखता गया, और आज मेरा फीडबैक ये है, 100 में मैं अपने आप पर अभी भी अधूरा हूं, 100 में से 95% केसेस मेरे क्यूर हो रहे हैं। 5% अभी भी मुझे सीखना है, इसलिए मैं कहता हूं मैं हमेशा सीखता रहता हूं, और वही मेरे लिए गोल्डन है। ईश्वर का आदेश है कि मुझे करते जाना है, मैं कर रहा हूं दोस्तों। आपको भी करना पड़ेगा, अपने आप में कोई परफेक्ट नहीं होता। बॉडी के सेल, याद रखिएगा, जितने भी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, सब डिवाइडेड नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बॉडी के सारे सेल्स डिवाइडेड नहीं होते हैं। उसी जगह पर कुछ स्लोली डिवाइडेड होता है, कुछ रैपिडली डिवाइडेड होता है, एक जैसे नहीं होते डिवाइडेड। याद रख लेना मेरी बात को। क्यों? अगर एक जैसे होंगे तो बहुत सारी चीजें एक साथ डैमेज हो जाएगी। ठीक है, और ये प्रकृति का नियम है, कुछ आगे चलो कुछ पीछे चलो। ठीक है, यानी एक साथ एक ही जगह पर सेना एक साथ नहीं पहुंच जाएगी, एक टुकड़ी पहले गई, दूसरी टुकड़ी इधर से गई, तीसरी उधर से गई। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ब्रिलियंट प्रोसेस होती है, जो ये बताती है कि बॉडी के सेल्स जब वहां पर कॉन्स्टेंटली डिवाइड होती है, तो याद रखिएगा, कुछ रैपिडली डिवाइड होती है, कुछ स्लोली डिवाइड होती है। और रैपिडली और स्लोली डिवाइड होने के कारण दोस्तों, बॉडी की डिवाइडिंग की सेल कैपेसिटी को 3 टाइप में आप डिवाइड करते हो। और यही वो चीज है जो आपको पता होना चाहिए, यानी इन्हीं 3 सेल्स के बिहाफ पर आपका पूरा प्रोटोकॉल तय होता है, जो आप प्रिस्क्राइब करते हो। आपको काम कहां करना है, ठीक है, वहां पर आपको देखना है, यानी आपको काम 3 सेल पे ही करना है। एक होगा स्टेबल, ठीक है, स्टेबल सेल, एक होगा लेबियल सेल्स, और एक होगा परमानेंट सेल। ठीक है, लेबाइल सेल, स्टेबल सेल्स और परमानेंट सेल्स, ये 3 सेल्स के लेवल पर आप काम करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी सेल्स लेबाइल सेल्स में आ रही है, कौन कौन सी सेल्स स्टेबल सेल्स में आ रही है, और कौन कौन सी सेल्स परमानेंट सेल्स में आ रही है। आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्गन के बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है। आप समझिएगा इस चीज को, मैं इसीलिए आपको बहुत बारीकी बता रहा हूं। जो सर्जरी का सब्जेक्ट है, लेकिन ईएच में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर ईएच है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आप अगर ईएच के लेवल को जानना चाहते हैं, तो ईएच कोई छोटा मोटा साइंस नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा साइंस है। भले ही 60 मेडिसिन में 63 मेडिसिन में आप काम कर रहे हो, लेकिन गोल्डन वर्क है दोस्तों, याद रखिएगा। कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। जब आप लेबाइल सेल्स की बात करते हो, लेबाइल सेल्स वो सेल्स होती है जो जीवन भर, ठीक है, ऐसा नहीं कि बरसात में कम बन रही है, गर्मी में ज्यादा बन रही है, ऐसा नहीं है, जिंदगी भर थ्रू आउट लाइफ ये सेल डिवाइडेड होती रहती है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन अगर आपकी बॉडी में है, लगातार ये लेबाइल सेल्स काम करती रहेगी, नॉर्मल डिवाइड होती रहेगी, अपना जितना काम दिया हुआ है गॉड ने उस बॉडी के लेवल पर, वो अपना काम करती रहेगी। एपिडर्मिस इसी प्रकार के सेल है। एलिमेंट्री ट्रैक्ट की कैनाल, यानी माउथ टू एनस तक, याद रखिएगा, ये लेबाइल सेल्स में आता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी लेबाइल सेल्स में आता है। यूरिनरी ट्रैक्ट, ये भी लेबाइल सेल्स में आता है। वेजाइना, सर्विक्स, ठीक है, हिमेटोपोइटिक सेल्स, ब्लड बनाने वाली जितनी भी सेल्स, ये सब लेबाइल सेल्स में आता है। और याद रखिएगा, आप जब तक जिंदा हो, पहली सांस मां के पेट से आप बाहर आए हो, वो पहली सांस से लगाकर जब तक आप मरोगे, तब तक एपिडर्मिस, एलिमेंट्री ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, वेजाइना, सर्विक्स, हिमेटोपोइटिक सेल्स लगातार काम करती रहती है दोस्तों, याद रखना आप मेरी बात को। ठीक है, ये लेबाइल सेल्स होती है। ठीक है, अभी मैंने इन्फ्लामेशन में बोला ना, ब्लड वेसल्स के अंदर लेबाइल लेवल पर, यानी लेबाइल फिनोमिना के अकॉर्डिंग प्लाज्मा आसपास बाहर रहता है और सेल्स बीच में लगातार फ्लो करता है, वो लेबाइल फैक्टर होता है, याद रखिएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं ये सब लेबाइल सेल्स होती है। दूसरा होता है स्टेबल सेल। दोस्तों, स्टेबल सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए होता है, ये डिक्रीजेस या फिर लो, जो एडल्ट्स के बाद में प्रोलिफरेट की एबिलिटी को लॉस कर देता है। यानी याद रखिएगा, ये डिक्रीजेस हो जाती है, या ये कहें कम हो जाती है, लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही 14 साल तक जब डेवलपमेंट करते हैं, तो 14 साल तक जो डेवलपमेंट हुआ हो गया, जैसे एडोलसेंस आता है, यंग ब्रिगेड में हम कन्वर्ट होता है, इनकी जो प्रोलिफरेशन की एबिलिटी होती है ना, वो चली जाती है। ठीक है, इनके जो बढ़ने की क्षमता होती है, प्रोलिफरेशन होने की क्षमता होती है, रिड्यूस हो जाती है। इसी कारण से बहुत सारी कंडीशंस वहां पर डिक्रीज होती है। लेकिन
ये फिनोमेना है, ऐसा थोड़ी है उस ऑर्गन का जितना साइज बढ़ना था वो यंग एज के 12 से 14 साल आते आते अपना एक नॉर्मल लेवल पर आ जाता है, उसके बाद उसकी जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि ज्यादा बढ़ गया तो वो भी नुकसानदायक है। हिपेटोमेगेली का नाम सुना आपने, लीवर बढ़ गया, स्प्लीनोमेगेली हो गई, ये तो एब्नॉर्मलिटीज हो जाएगी। तो दोस्तों जब स्टेबल सेल्स की बात आती है तो आपको याद रखना लीवर, पेंक्रियास, किडनी, एडिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, बोन, कार्टिलेज, ये वहां पर दोस्तों अपने के स्टैंडर्ड लेवल पर आकर वहां पर इनकी जो प्रोलिफरेशन की रेट होती है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, प्रोलिफरेशन की स्टेज स्टॉप हो जाती है, मतलब उनके साइज के जो बढ़ने की क्षमता है वो स्टॉप हो जाती है। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन लगा रहा हूं, लेकिन अगर किसी प्रकार से स्टिमुलस मिलता है, किसी भी प्रकार से स्टिमुलस मिलता है, वो डिवाइडेड होते हैं और डिवाइडेड होकर अपनी सेल्स को वहां पर मोटाइल करते हैं। यानी अगर आपको किसी प्रकार का स्टिमुलेशन देना है तो स्टिमुलेशन मींस क्या, क्या आप नर्वाइन स्टिमुलेशन देना चाहते हो, क्या आप वहां पर न्यूट्रिशन देना चाहते हो, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ ने क्लियर किया है, एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस ने क्लियरली बता दिया है कि जब भी हमारी मेडिसिन 1:9 रेशियो में प्रोवाइड करोगे, पॉजिटिव D4 D5 में D6 में दोगे, न्यूट्रिशन का काम करेंगे। हम 147 का उपयोग करेंगे, न्यूट्रिशन प्लस हल्का सा नर्वाइन। जैसे ही आप सेकंड में गए न्यूट्रिशन प्लस न्यूट्रल, जैसे थर्ड में गए न्यूट्रिशन प्लस नेगेटिव, वहां पर नेगेटिव ज्यादा हो गया, न्यूट्रिशन कम हो गया। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, आप साइकोलॉजिकल फिक्स कर लीजिए। अगर इस प्रकार का स्टेबल सेल्स के लेवल पर काम करना है, आपका मेन मकसद होना चाहिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कीजिए, नेगेटिव में बाद में देने की जरूरत होगी। इसलिए स्टेबल सेल्स को स्टिमुलेट करना तो यही काम करना है। जब आप वहां पर परमानेंट सेल्स के बाद जाओगे तो दोस्तों याद रखिए, बर्थ समय के बाद प्रोलिफरेशन होने की एबिलिटी टोटल लॉस हो जाती है। एक बार जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में वहां पर इस परमानेंट सेल्स की टोटल एबिलिटी लॉस हो गई। क्या हो गया दोस्तों, आप देखो वहां पर न्यूरॉन्स एक बार जनरेट हो गया, बाद में जनरेट नहीं होगा, याद रख लेना। न्यूरॉन्स, स्केलेटल मसल्स, ठीक है, और कार्डियक मसल्स, ये 3 चैप्टर आएंगे आपको जो परमानेंट सेल के लेवल पर होते हैं। स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड न्यूरॉन्स, ये कंप्लीटली वहां पर एक बार जो डेवलप हो गए सो हो गए। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही ब्रिलियंट कैरेक्टर होता है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, लास्ट टॉपिक, रिपेयर। ये क्लियरिटी है जो आपको समझना है, अगर आप समझ गए तो फिर आप मैजिक प्रोटोकॉल्स देने वाले हो गए दोस्तों। याद रखिएगा, अब आप देखिए, आपने लेबाइल सेल्स और स्टेबल सेल्स को काम करना है तो लेबाइल सेल्स पर न्यूट्रिशन D4 D5 D6 का 1:9 का रेशो का जबरदस्त फीडबैक है दोस्तों। अब आप अपने टेबल प्रैक्टिस में इस चीज को अपने माइंड के अकॉर्डिंग, डिसीज के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करा के देखना, रिजल्ट देखना आप, अगर नहीं आए तो पाटीदार फेल है। दूसरा, जब आप स्टेबल सेल्स पे आओगे तो आप आ जाओ यहाँ पर नेगेटिव और न्यूट्रिशन के बीच की स्थिति, यदि 30 डायल्यूशन तक ब्रिलियंट रोल है। लेकिन जब परमानेंट सेल पे जाओगे तो नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए न्यूरॉन्स पे आप जाते हो, S1F1 1000 देते हो, देखो 4 दिन 8 दिन में जुगराज जी ने अभी खड़ा कर दिया। R.K. सिंह सर ने कितने पेशेंट बताए आप ही के ग्रुप में, सेकंड आफ्टरनून ग्रुप में, नाइट ग्रुप में कितने फीडबैक्स दिया, मलिका मैम को देखो आप। ठीक है, बगैर अब इसी से मैं आपको प्रोटोकॉल सेट करना बता रहा हूं। जो लोग कहते हैं हाई पोटेंसी का उपयोग मत कीजिए, हाथ जोड़ के कहता हूं हाँ भाई आप सही हो, हम बेवकूफ हैं। लेकिन हम ऐसे मरीजों को भी खड़ा कर रहे हैं जो बेड रिडन है, जिसको बड़े बड़े हॉस्पिटल में कह दिया घर ले जाओ सेवा कर लो, हम ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हम उस साइंस तक जा रहे हैं जिस साइंस की जरूरत है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को। मानते हैं कि डिस्टिल वाटर बेस्ड मेडिसिन से आप इसको प्रूवन कर पाओगे, ठीक है, प्रूवन करना एक अलग चीज है, लेकिन जब तक आप इसके जादू नहीं बताओगे तब तक गवर्नमेंट आपको नहीं करेगी अप्रूवल। आप कितनी कोशिश कर लो दोस्तों, बहुत कमियां हैं हमें, बहुत कमियां हैं, लेकिन हमें फीडबैक्स हमारे अपने पास संभाल के रखना है। सारे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है हमें कलेक्ट करना है। हम ही मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना केस, आपके पास प्रूफ नहीं है, आपके पास मोबाइल नंबर एड्रेस नहीं है पेशेंट का, भूल जाओ आप, आपका वो कोई काम का नहीं। इसी ग्रुप में, हमारे ग्रुप में, इसीलिए मैं कहता हूं कंसाइनमेंट लेटर जरूर लीजिएगा पेशेंट से, क्या मैंने ये बिफोर या आफ्टर है और ये मैंने ठीक किया, ये उसका है दोस्तों। ठीक है, चलिए रिपेयर की बात करते हैं दोस्तों। जब रिपेयर का लेवल होता है, इंज्यूर्ड टिश्यू का फाइब्रस टिश्यू के द्वारा रिप्लेस्ड होना रिपेयर कहलाता है। क्लियर बात है, यहां पर इंजुरी के लेवल पर जब यहां पर फाइब्रोसिस होगा तो ये फाइबर्स इस प्रकार से बच जाएंगे। अब फाइब्रोसिस हो गया
तो फाइब्रोसिस इज द फंक्शन ऑफ लॉस ऑफ फंक्शन, यानी इन्फ्लामेशन का लास्ट स्टेज होता है लॉस ऑफ फंक्शन। ये फाइब्रोसिस हो गया, खत्म, उसका फंक्शन इतने टिश्यू का खत्म, लेकिन वो जिंदा रहेगा, लेकिन रिपेयर के कंडीशन में रहेगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होगा इसी प्रकार से, ठीक है। छोटी छोटी सेल्स, मास सेल्स, प्रोलिफरेटिव सेल्स, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट सारे घेर लेंगे सेल्स के लेवल पर, वहां डेड और लाइव टिश्यूज होंगे दोस्तों, ठीक है। उस ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होना। दूसरा, वाउंड का कॉन्ट्रेक्शन और स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट होना। वाउंड धीरे से इतना बड़ा था, धीरे से इतना कम हुआ, फिर इतना कम हुआ, फिर इतना कम हुआ, इतना कम हुआ, रिड्यूस हो गया, और यहाँ पर स्कार टिश्यू होकर फाइब्रोसिस हो गया, आपका ग्रेनुलेशन टिश्यू डिसअपियर हो गया, स्ट्रेंथ बन गई, और ये आपका हील हो गया, ठीक है। याद रखिएगा, मेसेंजियल सेल्स, जितनी भी मेसेनकाइमल सेल्स होती है वो पार्टिसिपेट करती है यहाँ पर दोस्तों, यानी रिपेयर रिस्पॉन्सेस टेक प्लेस उसी समय होता है जब मेसेनकाइमल सेल्स यहाँ पर अपना काम शुरू करती है। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, स्ट्रेन सेल्स, फाइब्रोसाइट्स और हिस्टियोसाइट्स, ये अपना मतलब जिस टिश्यू के लेवल, आप कनेक्टिव टिश्यू पे जाओगे, हमने सेल पे पढ़ा था दोस्तों, अभी आपने सेल नहीं पढ़ा, सॉरी, है ना। हम जब सेल में पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्टेम सेल्स होती है। अब आप स्टेम सेल्स तो आप लोगों ने सबने सुना है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्टेम सेल्स होती है, फाइब्रोसाइट्स होते हैं और हिस्टियोसाइट्स होते हैं, जो यहाँ पर टेक्निकली काम करते हैं, और काम करने के बाद में अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग वहां पर हीलिंग में बहुत जल्दी से काम करते हैं। फाइब्रोसाइट, हिस्टियोसाइट, इंडोथेलियल सेल्स, मैक्रोफेजेस, प्लेटलेट्स, पेरेन्काइमल सेल्स, इंज्यूर्ड ऑर्गन, ये सारी जगह पर वहां पर अपने आप सारे उस ऑर्गन्स को घेर लेते हैं जहां डैमेज हुआ। जो डैमेज पार्ट है उसके चारों तरफ आपको कलेक्ट कर जाएंगे, और कलेक्ट करके दोस्तों अपना काम शुरू करेंगे। यानी जो भी इंजूर ऑर्गन हो, हमें नहीं देखना कौन सा ऑर्गन, सारे ऑर्गन में एक जैसा रिप्लेसमेंट होता है। जब ग्रेन्युलर टिश्यू का फॉर्मेशन होगा दोस्तों, तो सबसे पहले स्लाइडली टिश्यू का पिंक कलर होता है। ग्रेन्युलर अपीयरेंस हो जाने के कारण दोस्तों टर्म ग्रेनुलेशन टिश्यू दिया गया है। यानी जब कभी भी यहाँ पर ग्रेनुलेशन टिश्यू का निर्माण होगा, इस प्रकार से होगा। ये सेल्स है, ये आपकी लिम्फोसाइट, ये आपके मैक्रोफेजेस सेल्स, डेड और लाइव बैक्टीरिया, इस प्रकार से ये ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जब ये ग्रेनुलेशन टिश्यू इस प्रकार से डेवलप हो गया, तो आप मान के चलिए न्यू स्मॉल ब्लड वेसल्स, जब ये यहाँ कलेक्ट होगा तो पिंक कलर का होगा, बिल्कुल इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स डेवलप होते हैं, ये दिख रहा है ना, ये ग्रेन्यूल्स है, और ये ग्रेन्यूल्स होने के कारण दोस्तों इसका पूरा कलर ग्रेनुलेशन टिश्यू के कारण ही, ग्रेन्यूल्स के डेवलपमेंट होने के कारण इसको ग्रेनुलेशन टिश्यू कहा जाता है। और यही कारण है दोस्तों, छोटी छोटी न्यू सेल्स, न्यू स्मॉल ब्लड वेसल्स का प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाएगा। यानी यहाँ पर, यहाँ के आसपास जितनी भी सेल्स होती है, मतलब आपकी ब्लड वेसल्स होती है, ये ब्लड वेसल्स यहाँ पर आकर, पास में आकर दोस्तों अपने लेवल को छोटी छोटी कैपिलरीज के लेवल पर धीरे धीरे यहाँ पर डेवलपमेंट करना शुरू करती है। यानी किसी भी लेवल पर जब वहां पर पर्टिकुलर कैपिलरीज का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, आप कहते हो ना भाई मैं खूब रगड़ के वाउंड को साफ किया, वहां बहुत लाल लालपन आ रहा, अगर वहां पर रेडनेस आ रहा, साइनसेस बन रहे, बबल्स बन रहे, तो आप मान के चलेगा आपका पेशेंट रिकवर होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है न्यू स्मॉल ब्लड वेसल्स का प्रोलिफरेशन होगा, और थिन छोटी छोटी पतली पतली कवरिंग के लेकर वहां पर कैपिलरीज बनेगी, वहां पर फाइब्रोब्लास्ट आएगी, यंग कोलेजन का डेवलपमेंट होगा। अगर ये चीज आती है, आपको अंकुर होते हुए नजर आता है, आपको क्लियरली इंडिकेट हो जाएगा कि हाँ साहब मेरा पेशेंट रिकवर कर रहा है, ठीक है। और यही कारण है, 4 पार्ट में 4 फेसेस में आप इसको डिवाइड करोगे। सबसे पहले फेस, जब वहां पर किसी भी प्रकार से नई कैपिलरीज बनेगी, जब आप रिकरेंट बार बार वाउंड्स को वहां पर वॉश आउट करोगे, और जब वहां पर क्वालिटी देखोगे, तो आपको सबसे पहले फेज आएगी ब्लीडिंग फेज, ठीक है। उस पार्ट में ब्लीडिंग होने लग गई, पहले तो डैमेज पार्ट था, लेकिन जब ब्लीडिंग होने लग गई, मतलब मान लीजिए वैस्कुलर पार्ट है, इन्फ्लामेशन होगा और हम फटाफट रिपेयर करेंगे दोस्तों। दूसरा होता है इन्फ्लामेटरी फेज, यानी ब्लीडिंग फेज हुई, उसके तुरंत बाद इन्फ्लामेटरी फेज शुरू होती है। और तीसरी फेज होती है दोस्तों जिसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, यानी एंजियोजेनेसिस एंड फाइब्रिनोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस मतलब छोटी छोटी कैपिलरीज का निर्माण होना, और फाइब्रोजेनेसिस मतलब फाइबर्स का निर्माण होना। ये दोनों प्रोसेस यहाँ पर प्रोलिफरेटिव फेज में होती है। और जो चौथी फेज होती है उसको बोलते हैं रिमोल्डिंग फेज,
यानी यहाँ से जो स्कार बना है वो निकल जाए पूरा, उसको रिमोल्डिंग फेज कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको ये सारी चीज पता है, लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में समझ लीजिए, आपको बहुत फायदा करेगा दोस्तों। पहला ब्लीडिंग फेज दोस्तों, ट्रॉमा के बाद कोई भी चोट लगी सबसे पहले ब्लीडिंग फेज नजर आएगी आपको। देखो कुछ घंटों के बाद में लगातार इंजुरी के साइड पर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। पहले ब्लीडिंग होती है लगातार, उसके बाद देखो क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी में है, 13 फैक्टर होता है जो ब्लड क्लॉटिंग बताऊंगा आपको आगे। ये 13 फैक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं और तुरंत ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में नुकसान ना हो, एनीमिक कंडीशन में हम ना चले जाए। लेकिन जब मेजर इंजुरी होती है, आप देखते हो सबसे ज्यादा पेशेंट मरता है इसलिए कि ब्लड कम हो जाता है, और कोई रीजन नहीं है। इतनी बड़ी इंजुरी के बाद भी कई लोग वापस आ जाते हैं। जिन लोगों में न्यूट्रिशन अच्छा होता है, जिन लोगों में खाना पीना अच्छा किया होता है, उन लोगों में दोस्तों कोई ज्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, और उस साइड पर आसानी के साथ ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है और डेवलपमेंट उसको देखने को मिलता है। दूसरा फेज होता है इन्फ्लामेशन फेज, मैंने आपको पूरा बताया, बताने की जरूरत है क्या रिटर्न? ठीक है, इसीलिए दोस्तों जब हीलिंग फेजेस के लेवल पर जाओगे, इसेंशियल फेज होती है ब्लड क्लॉटिंग के बाद इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसके द्वारा 24 घंटे के अंदर, याद रख लेना मेरी बात को, 24 के अंदर फेगोसाइटिक सेल्स का इन्फ्लक्स होने लगता है। कैसे होता है? मैंने आपको बताया था कि कीमोटैक्सिन्स रिलीज होता है, जिसके कारण अट्रैक्शन होता है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस पर्टिकुलर उस एरिया की तरफ जाने लगते हैं जहां उसकी जरूरत है, जहां पर इन्फ्लामेशन हुआ है। ठीक है, वहां पर जाकर क्लीनिंग ऑफ करना शुरू करते हैं। यानी जैसे ही आएंगे तो स्ट्रांग लेवल पर आएंगे, जितने भी बैक्टीरिया और इन्फेक्शन हाथ में लगी सबको निपटा देंगे। जब तक बैक्टीरिया वहां पर हावी नहीं हो जाते तब तक पस नहीं पड़ता, याद रखिएगा दोस्तों। तीसरा होता है प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, इनिशियल जब वहां पर स्टार्ट हुआ, प्रारंभिक में ग्रेन्युलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन में आवश्यक रिपेयर मटेरियल का जनरेशन वहां पर इन्वॉल्व होने लगता है। यानी जितना भी मटेरियल वहां पर रिजनरेशन के लिए लगेगा, अगर वहां पर आपने अवेलेबल करा दिया, आप कहते हो ना जितना रगड़ोगे उतनी ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन वहां आएगा, दैट इज द फैक्ट। जितना आप वहां पर रगड़ रहे हो, रगड़ रगड़ के वॉश कर रहे हो उस वाउंड को, उतनी तेजी से वहां पर दोस्तों जितना भी मटेरियल रीजनरेशन के लिए जरूरत होता है ना, वो वहां पर पहुंच जाएगा। और यही कारण है दोस्तों, रिपेयर के लिए जितना भी आपको लगेगा वो सब पहुंच जाएगा। इसीलिए बिगिंस विन 1 and 2 days आफ्टर इंजुरी। जैसे इंजुरी होती है उसके 1 से 2 दिन के अंदर, 1 से 2 दिन बाद ही जनरली होती है, आपको रिपेयर आना शुरू हो जाती है, यानी रिपेयर की कंडीशन डेवलप होना शुरू हो जाती है, जो 2 से 3 वीक्स के बाद में वहां पर एंड होती है दोस्तों। ये नॉर्मल प्रोसेस होती है, आपको नजर आएगी, आपने टेबल प्रैक्टिस में वाउंड के लेवल पर देखा होगा। लेकिन याद रखिएगा इसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, एक होती है इंजियोजेनेसिस, एक होता है फाइब्रिनोजेनेसिस। यानी इंजुरी की साइड पर न्यू ब्लड वेसल्स के छोटे छोटे कैपिलरीज का फॉर्मेशन होना एंजियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, और फाइब्रोजेनोजेनेसिस यानी न्यू फाइब्रोब्लास्ट, न्यू माइक्रो फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर का फॉर्मेशन होना। ये कोलेजन फाइबर क्या होता है? इस प्रकार से फाइब्रोब्लास्ट और ये बाउंडिंग कैपेसिटी बढ़ाती है। तो जब आपकी बॉडी में बाउंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तभी तो वहां पर बिल्कुल सॉलिडली आपको नजर। अभी बोन फ्रैक्चर हो रहा है, बाउंडिंग कैपेसिटी बढ़ाना, C4S11 200 क्यों दे रहे हो आप? ये बॉन्डिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है। यही कैपेसिटी अगर केवल बोन को हटा दो, केवल टिश्यू के लेवल पर होता है, तो गैंग्रीन अल्फा ऑर्गेनो बूस्टर मस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने वहां C4 का इस्तेमाल किया और यहां पर हमें दोस्तों क्या करना है? ओरिजिनल D7 D8 D9 डिजनरेटिव डिस्ट्रक्टिव डिसीज के लिए रामबाण है। अरे D7 तो अमृत है दोस्तों, मैं मैक्सिमम 1 महीने में 10 लीटर खत्म करता हूं, आप उससे अंदाज लगा लीजिए। जब रिमोल्डिंग फेज आएगी 2 से 3 वीक के बाद, प्रोलिफरेशन की पीक के बाद स्टार्ट होता है। जो प्रोलिफरेशन एकदम पीक लेवल पर पहुंच गया है, वहां पर रिमोल्डिंग स्टेट शुरू हो जाएगी। आपने रिमोल्डिंग टायर का नाम सुना है? एक टायर घिस गया, उसके ऊपर दूसरा एक कवर चढ़ा दिया जाता है, वो भी काफी समय निकाल देता है। ठीक है, वही प्रकार रिमोल्डिंग स्टेट वहां पर शुरू होती है जहां पर वाउंड होता है दोस्तों। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, जो बाहर के एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है, जो कोलेजन फाइबर होता है, उनका रिफाइनमेंट होता है, यानी उनको फिर से प्यूरिफाई करके वहां पर पहुंचा दिया जाता है या नया डेवलप कर दिया जाता है दोस्तों। और ऐसा होता है इनएक्टिव लुकिंग स्कार का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वहां पर इनएक्टिव होता है, वो पर्टिकुलर काले काले जो टिश्यू बनते हैं जिसको स्कार टिश्यू कहते हैं, उसका फॉर्मेशन हो जाता है, उसके नीचे पूरा रिपेयर का प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, वो स्कार टिश्यू कुछ समय बाद ऑटोमेटिक, या पेशेंट की आदत होती है उसको घिस घिस करके हाथ से उंगली से निकाल देता है दोस्तों। ठीक है, मैक्सिमम कंडीशन में ऑटोमेटिक स्कार टिश्यू बड़ा हुआ फिर धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है और फिर स्कैप हो जाता है।
वहां से निकल जाता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए दोस्तों जब आप यहाँ पर वाउंड, कॉन्ट्रेक्शन और स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वाउंड कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा तो वो स्कार कैसे निकलेगा, स्कार टिश्यू कैसे निकलेगा? वाउंड धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो 2 से 3 दिन के बाद कॉन्ट्रेक्शन होना शुरू होता है, जो 14 दिन तक लगातार कंप्लीट होता है। 14 दिन के बाद 14 डेज के बाद कंप्लीटली वाउंड रिकवर हो जाता है दोस्तों। वाउंड को कॉन्ट्रेक्शन के बाद ओरिजिनल साइज का 80% रिड्यूस हो जाता है। कोई भी वाउंड इतना बड़ा लगा, ठीक है, आप याद रखिएगा इस बात को, ये वाउंड है इतना बड़ा, जब हील हुआ तो ये इतना बड़ा हो गया, यानी इतनी साइज रिड्यूस हो गई दोस्तों, याद रखिएगा आप। ठीक है, 80% साइज में रह जाता है, इसलिए वो खिंचाव महसूस करता है। इसलिए हम कहते हैं हल्का सा खोपरे का तेल, पैराशूट ऑयल वहां पर अप्लाई करते चले जाओ, या गैंग्रीनल फोर्ट अप्लाई करते चले जाओ, वो रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जब कभी भी वहां पर कॉन्ट्रेक्शन के कारण जब रैपिड हीलिंग होती है, बहुत तेज, कई बार देखो रैपिड हीलिंग होती है, क्यों? क्योंकि इन्फ्लाम टिश्यू का सरफेस एरिया लेजर हो जाता है, कम होता चला जाता है, इसीलिए बहुत तेज। और यही कारण है सविता मैम का प्रोटोकॉल इसी को प्रूफ करता है दोस्तों। ठीक है, ये इन्फ्लाम टिश्यू का सरफेस एरिया लेजर होता चले जाता है, इसलिए आपको बहुत बड़ा फीडबैक देखने को मिलता है। यही स्ट्रेंथ होती है दोस्तों। फाइब्रोब्लास्ट और मायोफाइब्रोब्लास्ट के प्रोलिफरेशन के द्वारा वहां पर उस एरिया की स्ट्रेंथ डेवलप होती है। ठीक है, कई बार क्या होता है, आपने किसी को वाउंड हुआ, आपने स्टिचेस लगा दिए, टांके लगा दिए, ठीक है, अब टांके लगा दिए, उसको आपने रिमूव करा, और रिमूव करने के बाद देखा 7th डे के बाद में दोस्तों वाउंड स्ट्रेंथ कितनी होगी? आप वहां पे थोड़ा सा भी अगर प्रेशर कर दोगे तो फट जाएगा, क्योंकि वहां पर केवल स्ट्रेंथ 10% होती है अप्रोक्सीमेटली। वहां पर जो आपकी पूरी बॉडी में स्ट्रेंथ 100% है, लेकिन उस जगह पर ओनली 10% होगी। और धीरे धीरे दोस्तों जब 3 महीने के आसपास चले जाते हो आप, आफ्टर 3 मंथ देयर में भी 80%, क्योंकि वहां पर स्ट्रेंथ 100% से 80% पे आ चुका, वाउंड रिड्यूस हो चुका, तो वो स्ट्रेंथ 3 महीने के बाद 80% पे आ जाएगी दोस्तों। और यही कारण है, यही बारीकियां सिखाना है दोस्तों। तो आज मैंने आपको रिजनरेशन और रिपेयर का पूरा टॉनिक दे दिया है, कैसे काम करता है, कैसे करना है, ये चीज। आप किसी भी ऑर्गन के लेवल पर काम करो, ऑर्गेनो बूस्टर का यूज करो। किसी भी ऑर्गन में अगर गैंग्रीनल फोर्ट का लेवल देना है तो गैंग्रीनल फोर्ट का प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी वाउंड में गैंग्रीनल फोर्ट इज द बेस्ट। D7 इंटरनल, D4 एक्सटर्नल। इसी प्रकार अगर इंटरनल आपके किसी भी ऑर्गन में, जहां C1 का रोल है, जहां C2 का, C3 का, C4 का, C5 का, C6 का, आपका C10, C13, C15, C17 का रोल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वहां पर उस मेडिसिन को नेगेटिव कर दीजिए। ठीक है, आप याद रखिएगा, आपका 101% रिजल्ट रास्ता देख रहा है, बशर्ते आपके माइंड फ्रेश हो जाना चाहिए इन पूरे टॉपिक्स को लेकर। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो। नमस्ते सर। बूस्टर सर किस डायरेक्शन में देंगे सर? हाँ, ऑर्गेनो बूस्टर सर बाउंड के लिए किस डायरेक्शन में देंगे? किसके लिए? बाउंड को ठीक करने के लिए सर। सर ऑर्गेनो बूस्टर आपने हिंदी में सुना नहीं? वाउंड के लिए गैंग्रीनल फोर्ट बताया, ऑर्गेनो बूस्टर जो ऑर्गन्स के लेवल पर जो मेडिसिन सिलेक्ट हो रही है वहां पर देना है। डाइल्यूशन कौन सा सर? सर अभी तो क्लियर करा मैंने, एक्यूट में D1, D2, D3 दो, क्रॉनिक में D4, D5, D6 दो। आप कहाँ गायब हो जाते हो जब ये चीज बताता हूँ? D7, D8, D9 डिजनरेटिव डिस्ट्रक्टिव डिसीज में दो, फिर भी पूछ रहे हो आप कि कौन सा डायल्यूशन दे। माइंड रखो भाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो आप। ओके सर सुबह की क्लास इसी ग्रुप में ही लगेगी ना आज से? बिल्कुल सर, ठीक है सर। दूसरा ग्रुप ये एडवांस ग्रुप है सर, एडवांस नॉलेज सब कंटिन्यू रहेगा इसमें। पिछली क्लास से बहुत डिफरेंस है, आप पूछ सकते हो सीनियरों से, और बहुत सारा डिफरेंस और मिलेगा अभी। ठीक है सर, मैं तीनों ग्रुप में हूँ आपके, तो फिर आपको टेंशन लेना ही नहीं है। नहीं मैं आई जस्ट वांट कंफर्म कर रहा था भाई, अभी इसी में ही लगेगा ना, क्योंकि बीच में सारे जुड़ रहे थे, सारे ग्रुप वाले इसमें तभी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी फ्री चल रहा है सर, 7 दिन और मैं कुछ लोगों को फ्री देना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद बंद कर दूंगा। तो ये ग्रुप तो हमारा यही रहेगा ना सर? पार्ट यही 2 रहेगा सर, यही ग्रुप है। बस ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर। जी नमस्ते सर। मेरा सर जो
मंथली कोर्स होता है ना सर, मंथली मेंस्ट्रुअल का, हाँ, एक्सेस हो रहा है सर, मतलब एक्सेस रिवाइव हो को रहा ही हो रहा है। नेगेटिव दे दो, एक्सेस हो रहा नेगेटिव दे दो, C1A1, ठीक है, C1A1 भी 200 डाल्यूशन, अभी उनकी एज नियर बाय 47 है, और कोई मेंस्ट्रुअल दिक्कत का नहीं। अपना जो अपना सर मीनोपॉज का मेनोपॉज लेवल आ कंडीशन। रहा है, मीनोपॉज का लेवल आ रहा है, ठीक सर है। अब हाँ A2 तो इसके साथ में मैं आपको एक मीनोपॉजल ड्रॉप बताता हूँ, S2C2 है हाँ ना, ये 200 में देना, इसके साथ में S2C2 L1 वेन1 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी G, इसको आपको 200 डाल्यूशन में देना है। इक्वल S2C लेवल सर। S2C2 A2 L1 वेन1 B 200 डाल्यूशन B और G, ठीक है, ये क्वांटिटी स्पेशल पास ड्रॉप होता है। सर, क्वांटिटी सेम लेनी है सबकी। हाँ, क्वांटिटी सेम लीजिए, 5 ग्लोबल्स सुबह शाम 2 टाइम गुनगुने पानी में डिजोल्व करा के दे दीजिए इसका। थैंक यू सर। सर ऐसे एक बच्ची है, सर आप इस कंडीशन में सिंथेसिस सेकंड डाइल्यूशन और डब्ल्यू उनको कंटिन्यू कराइए, ठीक है, ये है सर, उनकी बॉडी के स्ट्रेन को मेंटेन करेगा, एच फैक्टर को बढ़ाएगा, यानी ताकत देगा, स्ट्रेन देगा पूरी बॉडी को, ठीक है। ओके सर, थैंक यू जी। सर फाइब्रोसिस टोटली रिमूव हो सकता है सर? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। फाइब्रोसिस का मतलब ही होता है फाइबर्स का डेवलपमेंट, है ना, यानी इन्फ्लामेशन की लास्ट प्रोसेस, लॉस ऑफ फंक्शन। आपने देखा था पेन, स्वेलिंग, ओडिमा, टेम्परेचर एंड लॉस ऑफ फंक्शन लिशा, ठीक है। अगर रीजनरेशन होता है तो ये 4 ही होगा, लेकिन अगर रिपेयर होता है तो आपको यहाँ पर लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके। अच्छा सर, ये अर्ली मेंसेस जिसको शुरू होते हैं उसको कैंसर के जो चांसेस रहते हैं, हाँ, तो पल्सिटिला देने के बाद वो फ्यूचर में उसके चांसेस कम हो जाएंगे सर? बिल्कुल कम होंगे। आप अर्ली स्टेज में देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेटर स्टेज में दोगे तो बिल्कुल चांसेस बढ़ते हैं। आप किसी भी साइंस को उठा के देख लो, गायनिक ऑब्स्टेट जब स्टडी करोगे उसमें यही चीज बताया गया है सारी जगह, और ये चीज प्रूवन है। जितनी भी महिलाओं को 12 साल के लगभग या उससे पहले अगर मेंसेस शुरू होता है और बहुत ज्यादा होता है, उन लोगों में ज्यादातर चांसेस होते हैं कि उनको कैंसर डेवलप हो जाए, ज्यादातर चांसेस होते हैं फाइब्रॉइड हो जाए, ठीक है, बल्कि यूट्रस हो जाए, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसे लेगा। गुड मॉर्निंग सर। इनके लिए अपन डोज कैसे देंगे सर, कैसा? डोज सबका सेम रहता है सर, जो दे रहे हो उसको भी देना है। जी राकेश सर। थैंक यू सर। सर ये अपना जो ऑर्गेनो बूस्टर है, इसमें सर जैसे गैंग्रेन और ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड में अगर जॉइंट पे काम करना हो तो उसमें यूज कर सकते हैं क्या सर? ऑर्गेनो बूस्टर दीजिए आप, C4 जी सर। 5 बहुत बढ़िया काम करता है, सॉलिड काम करता है। अभी रीनल फेलियर पे मैं काम कर रहा हूँ, ऑर्गेनो बूस्टर C6 वाला, ठीक है। जी सेकंड डायल्यूशन में इतना आप आ रहे हो ना कसरावत, जी बिल्कुल सर। आपको बताऊंगा मैं, देखो आप पूरा फीडबैक बताऊंगा मैं, ठीक है। जी जी सर। जी सर लेकिन थोड़ा सा कुछ मेडिसिन की क्वालिटी का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है सर, किसी पेन में कहीं कहीं फेल हो जा रहे हैं सर। आप पता नहीं एनएलसीना के, दीपक सिन्हा के मेडिसिन ले लो सर, ऐसा नहीं होता है। देखो मेडिसिन सबकी अच्छी है, मैं तो 20 साल से यूज कर रहा हूँ, जी ठीक है। मैंने जी तो हर कंपनी, आप आओ मैं दिखाता हूँ, मैं इसीलिए मेरे यहाँ रखा है, इतना बड़ा कार्यक्रम करा रहा हूँ। मेरी तो 100 की सीट है, 200 तो हो जी चुके हैं, और जी 300 जी से सर। कम नहीं होने, और 350 मेरे पे लोड आ गया है, मैं जी रुकवाऊंगा कहाँ, ठीक है ना। मैं खुद टेंशन में आ गया हूँ, और सारे जी लोगों सर। को मना कर रहा हूँ लेकिन सब जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो जी जी दिक्कत वो नहीं है, मैं इसलिए बुला रहा हूँ। देखो मैंने सारी मेडिसिन यूज किया, लेकिन जी सर। 90% हर कंपनी का 2-4 मेडिसिन अच्छा काम करता है, बाकी फेल है। हर कंपनी के साथ रोना है, आप किसी के लेवल पर भी चले जाओ, क्योंकि उसका रिजल्ट है 2 या 3 प्लांट गायब हो चुके हैं। अब वो रिप्लेसमेंट किस प्लांट से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, अब पॉल्यूशन जी के सर। अकॉर्डिंग आप चले जाओ, वहां पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि भाई बिल्कुल सर। वातावरण ही चेंज हो गया, तो प्लांट का कैरेक्टर चेंज हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हाई पोटेंसी जाना जरूरी है, बिल्कुल ठीक सर, है। अच्छे रिजल्ट है कैरेक्टर हाइपोटेंसी के। चेंज हो गया, और कैरेक्टर चेंज हो गया तो रिजल्ट आप देखो, आप बेंगलोर के बाद में आपका अपने आप को देखो, आप बेंगलोर के बाद आप कितना मोटिवेटेड हो। नहीं नहीं सर, पूरा बहुत बढ़िया हाँ, सर, आपको बहुत रिजल्ट बढ़िया देखो, रिजल्ट आ रहा है। आपका क्या खतरनाक रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके, ठीक है ना। बिल्कुल सर, पेशेंट पूरे सेटिस्फाइड है सर। यही चीज है ना सर, कि आपने बेंगलोर के मलिका मैम को हेड्सअप पे उन्होंने एक कार्यक्रम किया। मेरा सर ये आप दोनों को सर, दोनों की मेरा मेहनत। मकसद ये नहीं है, आप सीख रहे हो,
है ना। जी। सीख रहे हो तो आप जितना सीख सकते हो, जिससे जितना सीख सकते हो सीख लो, वो आपके ही काम आएगा। ठीक है, जी जी सर। ठीक है दोस्तों, आज हम यही रखते हैं। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर एक कैटरेक्ट पेशेंट है तो उसको मैं C12 का 1000 दिया हूँ 4 डेज के लिए, तो सर उसको क्या और भी कंटिन्यू करोगी? Sir, C12 is not indicated in cataract. Why you are choosing C12? Only ओ S12, सर तो A3 C12 blue light, और ओ सर S12, सॉरी सर S12 हाँ S12 का 1000 आप 4 डोज दे दीजिए, 3 से 4 डोज, और S12 A3 C1 WE, ठीक है, ये चलाइए आप नेगेटिव में, ठीक है, उससे बहुत जल्दी कवर होगा ओके वो, सर, ओके है ना। ठीक है। ओके सर।